11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की केजीपी को। और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? हनी ट्रैप का क्या लेवल आप सोच नहीं सकते कि एक लड़की आकर आज आपसे शादी कर लेगी सर, तो 30 साल आपके साथ रहेगी, बाप रे, उसके 24-25 साल के बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी वो अपने देश के लिए काम कर रही होगी सर। आज 2024 में 2050 में आपको एक शॉकिंग न्यूज मिलेगी, मतलब जितना मुझे शुरू किया ताकि ये यूएसएसआर के खिलाफ फाइट कर सके। ठीक है, अगर आप सीआईए को देखो तो सीआईए ने पूरी दुनिया में वॉर कराया है सर। राइट। मतलब अगर आप बिन लादेन को भी देखते हो तो बिन लादेन एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से था वो, सऊदी अरब से जिहाद कर लड़ने आया वो। ठीक है, तो अब लेकिन इनको एक ही चीज था कि पाकिस्तान कंटिन्यू मुजाहिदीन तैयार कर रहा है, यूएसएसआर को बड़ी दिक्कत थी इससे। लेकिन यूएसएसआर अफगानिस्तान में तब तक कंट्रोल नहीं ले पाएगा जब तक आईएसआई कंटिन्यू मदद कर रही है। अब आईएसआई को कैसे बैकफुट फेंका जाए? अब एक ही तरीका, आईएसआई उस हर चीज पर बम लग सकता है सर। अब इन दो चीजों को अपने जीवन से कैसे हटा दोगे? जैसे लोगों ने बोल दिया था मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, चलो मैं बोलता हूं कि आपके घर तक या आपके दहलीज तक आईडी नहीं पहुंचेगी, बस शर्त है कि आप दो चीजें बंद कर दो, इलेक्ट्रिक और फ्लेम। यार आप भी बंद करिए, आप सूरज को निकलने से तो बंद रोक नहीं सकते ना। तो सूरज भी निकल रहा है तो पावर सोर्स से फ्लेम निकल रही है ना उससे, तो जो पावर सोर्स है सूरज से भी एक्टिवेट हो जाएगी। राइट। तो इजराइल ने जो बनाया, जिसको दुनिया मतलब कह रही है सुनो या देखो, लेकिन हम में सिर्फ एक ही चीज है सर, हम कभी बताते नहीं है। मतलब हमने डिक्लासिफाई हम कभी नहीं करते। हम 1968 से हमने कभी नहीं बताया कि हमने ये किया वो किया। और आई थिंक अभी भी आप अगर आप टीवी खोलकर देखो तो अभी भी आपको मुसाद का कोई ऑपरेशन बताया जा रहा होगा। लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। बिल्कुल, अभी भी ये चल रहा होगा कि यार ये चल रहा है, मुसाद ने ये ऑपरेशन कर दिया, मुसाद ने ये ऑपरेशन कर दिया, सीआईए ने ये कर दिया, MI6 ने ये कर दिया, FSB ने ये कर दिया। ठीक है, और आपने दो एजेंसी का कोई भी सुन रहा हो, इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो, मुझे अगर एक एक्सप्लोजिव को अगर धमाका करना है, उसमें डेटोनेटर लगा है और उस डेटोनेटर तक कुछ चीज पहुंचानी है तो पावर है। दुनिया में दो ही पावर, मतलब ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं कि दो ही चीज है पावर सोर्स, जो ये दो चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम। जिनसे कि आप कभी ऑपरेशन बता ही नहीं सकते। आप मुझे MSS के ऑपरेशन बता दो चाइना की एजेंसी के, कि चाइना की एजेंसी ने ऑपरेशन किया है। आप हमारे RNW के ऑपरेशन भी नहीं बता पाओगे। ठीक है, आप MI6 के भी नहीं बता पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये देश हम लोग काम नहीं कर रहे हैं करके। ऑडियंस के लिए एक बार क्लियर कर दें, MI6 क्या है? सर आपने जैसे हमारी जो RNW है, वैसे ब्रिटेन की जो एजेंसी है MI6 एजेंसी, सीक्रेट एजेंसी, वैसे चाइना की सीक्रेट एजेंसी MSS है। उस हर चीज पर बम लग सकता है सर। मेरे बहुत सोर्सेज है जेल के अंदर। अगर एक नॉर्मल किलिंग भी होती है कहीं पर, अगर वो किलिंग नहीं खुल रही है ना, वो जेल से 2 मिनट में खुल जाएगी। जेल वालों को पहले पता होता है किसने मारा है करके, कि अकेले CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। जो भी लोग ये चाहते होंगे कि मैं सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करूं, तो 99% नहीं करेंगे भाई। एजेंसी उनको लेती नहीं है जो कहते हैं मैं करूं करके। स्वागत है फ्रेंड्स, आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है रॉ के एक ऐसे हिटमैन, जासूस और शार्प शूटर जिनका नाम वर्ल्ड के टॉप 200 स्नाइपर्स में आता है। इनका नाम है लकी बिस्ट और इनके ऊपर कई सारे बड़े बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस करने के खुले आरोप लगे, जैसे पाकिस्तानी ISI के कर्नल, नॉर्थ ईस्ट के एक टेररिस्ट ग्रुप के ब्रिगेड लीडर, नेपाल के रईस बिजनेसमैन और भी कई ऐसे लीडर्स को शूट करने के आरोप। ये रॉ के अंडरकवर मिशंस के तहत दूसरे देशों में जासूसी भी कर चुके हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और आज ये हमारे साथ वही किस्से शेयर करेंगे कि कैसा होता है दूसरे देशों में कैरेक्टर बदलकर, छुपकर जासूसी करना। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के सिक्योरिटी गार्ड भी रह चुके हैं एज एन NSG कमांडो, और जेल में तक ये 4 साल बिता चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इंडियन जेल्स में कैसे ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग जैसे बड़े बड़े गैंग्स बन जाते हैं, और माफियाज कैसे जेल में बैठकर जेल के बाहर के ऑपरेशंस को हैंडल कर लेते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत ही डीप, स्पाइस की एक छुपी दुनिया को एक्सपोज करने वाला है। सो सिट टाइट। तो सेम सिद्धांत पर, सेम ही मतलब लक्ष्य पर, अपने देश हित में, मतलब कि दुनिया की कोई भी एजेंसी हो यार, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन देश में हजारों लोग मरे, तबाह हो जाए। राइट। बस अपने देश को कैसे आगे लेके चलना है। सो सर, अभी जैसे इजराइल का आपने अभी रिसेंटली देखा, पेजर अटैक उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, एक के बाद एक अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, और एक पूरे दुनिया में देखा जाए तो दुश्मनों के लिए मोसाद का नाम आता है तो डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एजेंसीज है वो उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो इजराइल की जो मोसाद है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊपर है। मतलब मान लीजिए कि रॉ से बहुत आगे है, ऐसा लगता है। तो क्या आपको अभी, बिकॉज आप आप एक हिटमैन रह चुके हैं रॉ के अंदर सीक्रेट ऑपरेशंस में, राइट? सो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है अपने देश के एजेंडा को आगे लेके जाना? अब CIA पे बहुत सारे इल्जाम लगे हैं इंडिया में ऊपर नीचे करने के लिए, और इंडिया भी मिस्टर इंडिया बन के, मतलब इंडिया का रॉ भी मिस्टर इंडिया बन के पाकिस्तान में बहुत सारे ऑपरेशंस करता है। तो ग्लोबल डायनामिक्स के हिसाब से रॉ, CIA, ISI और मोसाद, इनमें क्या चल रहा है? कौन किसके दोस्त है, कौन किसके दुश्मन? नॉलेज इज पावर, राइट। ये जो वर्ड है ना सर, ये दुनिया में सिर्फ सबसे ज्यादा ये वर्ड वैल्यू करता है सब लोगों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू है इंटेलिजेंस की दुनिया में, स्पाई की दुनिया में। और इस दुनिया के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है, यहाँ कभी दोस्त नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए या खत्म करने के लिए दोस्ती करते हैं।
जब उनका टारगेट पूरा हो गया या ऑपरेशन पूरा हो गया, उस दिन वो दोस्ती भी खत्म, और हो सकता है कि अगली बार वो आप ही को खत्म करने के लिए किसी और से वो दोस्ती कर लेगा। आप हर जगह सुनते हैं यार कि दुनिया में वॉर चल रहा है, चीजें चल रहा है। मतलब आपने 62 का वॉर सुना, 65 का, 71 का, 1999 का, आपने कारगिल भी सुना, कुछ आपने 4 वॉर सुने। लेकिन एजेंसीज की दुनिया में हर पल वॉर होता है। या कोई भी दोस्त दुश्मन नहीं है। और क्या आप बता सकते हो कि इन्होंने कैसे कैसे ऑपरेशंस हैंडल किए हैं और कौन बेहतर है, कौन कमजोर है? तो सबसे पहले गौरव भाई थैंक्स। देखो एक वर्ड है, ऐसा कोई भी पल नहीं होता जब इनका वॉर ना हो रहा हो। मतलब ये हमेशा हर पल ये चाहते हैं कि अपने एनिमी को कैसे नुकसान पहुंचा सके। देखो फ्रंट की लड़ाई बहुत अलग है, आमने सामने की लड़ाई दुनिया उसको देख रही है, वो इजी है, सब उसको देख रहे हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई है कि आप बिना कुछ करे अपने दुश्मन देश को खत्म कर दो। राइट। उससे ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा डेंजर। मतलब आपको आपका दुश्मन तो पता है ना यार कौन है करके, आप हमेशा अपने एनिमी से क्या करोगे, सतर्क होकर रहोगे, क्योंकि आपको पता है मेरा एनिमी है करके। अब आपका दुश्मन आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा क्योंकि आपको पता है मेरा दुश्मन है। Right. आप उससे कैसे सतर्क होगे जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। Right. और आपको यही नहीं पता होगा वो आपके घर के अंदर है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, ठीक है, यहाँ आपका शुभचिंतक मतलब है। शुभचिंतक है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब हम लोगों में एक कहावत है कि दुश्मन को मारने के लिए आपको दुश्मन का पता होना बहुत जरूरी है। आप तब तक दुश्मन को हाथ मत लगाओ जब तक आपको दुश्मन की ताकत और कमजोरी ना पता हो। राइट। लेकिन इस एजेंसी की दुनिया में आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। और अगर आप पूछे कि बेहतर कौन है करके, जैसे आप हमेशा सुनते हैं यार कि मोसाद ने ये कर दिया, ISI ने ये कर दिया, CIA ने कर दिया, MI5 ने ये किया, या MI6 ने ये किया, FSB ने किया। ऐसा नहीं है मतलब कि हमने ये नहीं किया करके। अगर आप RNW के ऑपरेशंस को, कि ये सब एजेंसीज हमसे थोड़ी ऊपर ही है यार सर, मतलब हमारी एजेंसी या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, कभी भी किसी एजेंट को लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी एजेंसी उससे आगे है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपको ये लग गया आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है, आप कभी लड़ोगे ही नहीं यार अपने दुश्मन से। बात सही है। दुनिया में अगर आपको ये पता चलेगा कि जिस एनिमी से मैं फाइट करने जा रहा हूं वो मुझसे स्ट्रांग है, तो दुनिया में कौन आदमी है जो अपने स्ट्रांग एनिमी से लड़ने जाएगा? Right. तो अभी आपने पूरी दुनिया के अंदर न्यूज चैनल में एक ही चीज सुनाई दे रहा है, पेजर 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 अटैक, पेजर Yes, अटैक। yes. और मैंने बहुत लोगों के मतलब मेरे पास मेल भी आए, लोगों के मैसेज आए, और मैं हर टेलीविजन में देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं यार मैं अपना मोबाइल फोन बंद कर दूंगा। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर कि आप मोबाइल फोन बंद कर देंगे, हम अपना लैपी बंद कर देंगे, चीजें बंद कर देंगे। मैं उन लोगों को एक चीज बताऊं यार कि जो भी पेजर अटैक था वो इजराइल का क्या था, एक अगर मैं इसको आप आर्मी लैंग्वेज के अंदर, मैं आपको बताना जरूरी नहीं है ऑडियंस को कि क्या 4 चीजें हैं, तो उसमें से मैं एक चीज मेन बताऊं कि एक्सप्लोजिव तो है ही, लेकिन एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए तो भाषा में बताऊं तो एक IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है। दुनिया में क्या है, आप ये बॉम्ब, दुनिया में 2 तरह के बॉम्ब है। एक बॉम्ब क्या है जो मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, वो चाहे हम हो या दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक बॉम्ब तैयार करती है, चाहे सबसे छोटा हैंड ग्रेनेड से लेकर आप RT के फायर तक में जो भी एमिनेशन यूज होता है, ये सबके सब एक तरह से बॉम्ब हो गए। इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, लेकिन क्या है, एनिमी को कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाए हुए बॉम्ब नहीं मिलते, क्योंकि हम अगर हमारा देश अगर बॉम्ब बना रहा होगा, हम थोड़ा किसी एंटी एलिमेंट्स को बॉम्ब देंगे, लेकिन एंटी एलिमेंट्स भी चाहते हैं यार उसको भी बॉम्ब मिले। तो दुनिया में पहली बार ID बनी, IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, मतलब इंसान ने जिसको अपने दिमाग से बनाया, ठीक है। इस चीज को बनाने के लिए जो भी 4 चीजों की जरूरत थी, मुझसे भी पूछो कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी USSR सोवियत की, तो KGB से ऊपर जब 3 दिसंबर 1991 को KGB खत्म हुई है, उससे बड़ी एजेंसी नहीं दुनिया के अंदर। अब लेकिन ऐसा क्या कि KGB क्यों चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए करके, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, USSR ने पूरा अफगानिस्तान के ऊपर USSR का वॉर चल रहा था। 1979 में USSR ने अपनी फोर्स भेज के अफगानिस्तान पर वॉर शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, सेम अब आता था CIA में। CIA क्या कर रहा था, कभी फ्रंट पर आके नहीं लड़ाई करता। अगर आप US को भी देखो, कभी फ्रंट में नहीं आता। तो CIA नहीं चाहता था कि USSR के कंट्रोल में अफगानिस्तान आ जाए। तो USSR चाहता था कि कैसे भी करके यार इस सोवियत संघ की फोर्स को, रेड आर्मी को वापस भेजो। लेकिन भेजे कैसे? फिर दोबारा अपना पाकिस्तान ISI को फंडिंग करना शुरू किया, और ISI ने पहली बार इस दुनिया के अंदर मुजाहिदीन बनाना शुरू किया। ठीक है, मुजाहिदीन किस लिए बनाना, को बैकफुट फेंकने का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराया जाए। लेकिन वॉर कैसे कराया जाए, इस दुनिया में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एजेंसी का इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है? गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो। राइट। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है, यही USSR ने किया था। जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी एजेंसी क्या करती है। भाई KGB ने क्या किया, इस तरह के मैसेज बनाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर वॉर करने वाला है, और पाकिस्तान को वो मैसेज देने शुरू कर दिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं। उन्होंने ये तक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि USA, ठीक है, मतलब अरब सागर की ओर एडवांस हो रहा है और 20 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ हमारे को मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम मिसगाइड हो करके। आप तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो, दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि हमारी एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन हमने करवाया। मतलब सर आप देखो ना, आप एक छोटा सा
दो देश के मतलब अलग कर दिया ना। एग्जैक्टली। आपको पता है कि यूएसए CIA हाँ। की एक एजेंट ने हमारे सिक्किम के राजा की लड़की से शादी करा, रानी बन गई, ताकि रानी बन गई। Yes। लेकिन दिक्कत क्या कि सिक्किम को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन नेक कर देंगे ना। इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया और नाम लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर, ठीक है, कि चाइना के प्रीमियम को हम मारना चाहते थे करके। Right। फिर भी हमारे एक ऑफिसर्स ने जाके पूरी दुनिया के अंदर ये प्रूफ कर दिया कि हम इनोसेंट है करके भाई, ठीक है। जो CIA कभी नहीं चाहती थी वो केस खुले करके, KGB कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MI5 कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MSS कभी नहीं चाहती थी केस खुले, फिर भी एक ऑफिसर ने अकेले पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर बोला हिंदुस्तान इनोसेंट है। तो फिर आप स्पाइनोस की दुनिया में और मिस ज्यादा और क्या बोलूं सर आपको। और हजारों मतलब अगर मैं RNW के ऑपरेशंस को बताने लग जाऊंगा कि हमने क्या किया तो शायद मुझे लग रहा है मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं उनके ऑपरेशन ही नहीं बता पाऊंगा। एवरी डे कुछ ना कुछ चलता एवरी रहता डे है। कभी एवरी मणिपुर, कभी टाइम, नॉर्थ ईस्ट, इस वक्त भी, इस प्रेजेंट टाइम में भी कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होगा, किसी ना किसी ऑपरेशंस की तैयारी चल रही होगी करके। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी एक ही पॉलिसी है सर, हम इनोसेंट को टारगेट नहीं करते। राइट। और सर आई थिंक मोसाद और CIA, जैसे CIA आपने कहा कि 53-54 कंट्रीज में सरकार गिरा चुकी है। सो इंडिया का क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया का रॉ इतना एग्रेसिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू अपना एजेंडा आगे, मतलब हम डिफेंस में भले ही एक्ट करेंगे बट ऑफेंस करके सरकारों को डिस्टेबलाइज करना जबरदस्ती या एक बड़े स्केल पे करना, तो वो जो एग्रेशन वाला एलिमेंट है क्या आपको लगता है वो रॉ में थोड़ा कम है? नहीं सर, मैं आपको बोला कि हम उस देश में जहां हम गांधी को भी पूछते हैं सर, लेकिन हम भगत सिंह के भी फैन है सर। हम दोनों, मैंने आपसे बोला कि हमारे देश के जो एक आम सोल्जर है, एक आम सोल्जर या एक एजेंट कोई भी, मैंने बोला गांधी को भी पूछता है, वो भगत सिंह को भी पूछता है, डिपेंड करता है हमारे। उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को, अलगाववादियों को फंडिंग देना शुरू कर दिया ताकि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने जो ना पाकिस्तान के पास रहे ना इंडिया के पास रहे। इस चीज से 100% भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा। एनिमी हमें किस तरह से मिलता है, सिचुएशन क्या है, हाँ वो हमसे कैसे मिलेगा, वो हमसे गांधी बनकर मिलता है या उसको भगत सिंह की जरूरत है। हम दोनों पॉलिसी करते हैं सर। अगर हमारे देश की और कोई भी गलत देखेगा सर, ठीक है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, एग्जांपल 1971 में देख चुका है पाकिस्तान, खो दिया ना उसने अपने एक। राइट। क्यों सर? तो अगर इन फ्यूचर में भी अगर हिंदुस्तान के लिए आगे चलकर भी, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो, दुनिया का कितना भी पावरफुल देश हो सर, ठीक है, अगर वो इंडिया के लिए गलत सोचेगा तो हिंदुस्तान उसका जवाब देगा। सर रॉ और ISI का क्या स्कोर कार्ड? सर देखो मैं आपको क्या बताऊं कि ISI तो यार सर क्या है सर, मैं आपको देखो अगर मुझसे कोई ये पूछे तो हमारी एजेंसी ने उसको भी क्या कर दिया, मिला लिया। राइट। तो ऐसा नहीं है, मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूंगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको छोटा सा बताया जो पेजर था, ये 2004 से मैं देख के आया हूं टेक्नोलॉजी को, आज तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजेंसी क्या करती है, आईडी नहीं बनाती सर, हम लोग कभी आईडी नहीं बनाते। राइट। और सर दूसरी चीज ये भी है, जैसे आप अक्सर बोलते हो कि टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? टारगेट आपका स्नैप नहीं, लाइक स्नाइपिंग की दुनिया में स्नाइपिंग नहीं, आपका टारगेट। तो वैसे यहाँ पे भी मोसाद ने टारगेट ढूंढ लिया, बिल्कुल। और फिर एक्सप्लोसिव चलाना तो इजी काम था ना। लेकिन उसका एक चीज और था ना सर, देखो मैं ये कह रहा हूं आप अपने एनिमी को मारो, CIA इतनी हाई, तो मैं लोगों को ये कहना चाहूंगा कि लोग, हमारी एजेंसी ने, ठीक है, 1974 को याद कर लो, 18 मई के दिन US की सैटेलाइट तक को ट्रैक नहीं करने दिया और सक्सेस न्यूक्लियर करके दिखाया उन्होंने, ठीक है। बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा। एक सैटेलाइट को ट्रैक नहीं, एक सैटेलाइट को आपने धोखा दिया भाई, ठीक है। और आपने इतनी बड़ी, लेकिन RNW ने कभी नहीं बताया कि हमने ये चीज कर दी करके, ठीक है। आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है। RNW हमेशा डिनाई करती रहती है, डिनाई करते, हमने नहीं किया सर। आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है, आप 81 में आप चले जाओ और आप मेघदूत ऑपरेशंस के बारे में देखो, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। आज भी ग्लेशियर सियाचिन हमारे कब्जे में है सर, और आपको पता है ये सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस की वजह से। हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि पाकिस्तान की आर्मी ग्लेशियर को कैप्चर करने वाली है। उस टाइम शायद वहां के जियाउल हक वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारी इंटेलिजेंस ने उनके कैप्चर करने से पहले सियाचिन को कैप्चर कर लिया सर। आज भी 40 साल से हमारे कब्जे में है, ठीक है। ये तारीख भी लोगों को पता होनी चाहिए। और दोबारा आप चले जाओ 1981 के अंदर, मैं 81 की बात बताऊं आपको, एक बहुत शॉकिंग न्यूज लगेगी लोगों को कि 11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की KGP को। और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? और ये मैसेज जाता है कि यार आप इस टाइम अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो ये रशिया के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब USSR के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहोगे यार USSR, मतलब कि दिल्ली से एक मैसेज जा रहा है, मतलब KGP का एक एजेंट मैसेज भेजता है कि सही टाइम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराना। शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और वो समय KGP का बहुत कब्जा था इंडिया में, KGP पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप फिर क्या हुआ, दूसरी बात, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ, फिर दोबारा ISI के मजे आ गए। अब वो अमेरिका के खा, क्योंकि अब क्या है, अब इसको खत्म करना है, बिन लादेन को खत्म करना है, ISI को खत्म करना है ना, अलकायदा को खत्म करना है, फिर दोबारा एड फंडिंग किसको मिलेगी, ISI को मिलेगी। इस मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस दुनिया में जब जब आतंकवाद बढ़ता है तो ISI के वहां ईद होती है, ISI का धंधा चलता है, ISI का धंधा चलता है।
Right. ठीक है, उनको देखो, उनको आप पाकिस्तान बना क्या रहा है सर? क्या बना रहा है पाकिस्तान, ये बताओ। पाकिस्तान की आवाम जब तक खुश नहीं रह सकती जब तक वहां पर ISI और मिलिट्री प्रायोरिटाइजेशन। बिल्कुल सर, वो कभी आप में से एक चीज पूछो, क्यों चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाए? बात सही है। अब मेरे को ये बताओ ना, क्यों? अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शांति हो जाएगी तो आर्मी कंट्रोल तो चला जाएगा ना? राइट। क्यों? आज तक पाकिस्तान को जितना भी बजट मिलता है टोटल आर्मी का कंट्रोल रहता है उसमें, तो आम लोगों तक कैसे पहुंचेगा वो? राइट। आप पाकिस्तान के जनरलों को देख लो सर, इनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टीज, मतलब फॉरेन में स्विस बैंक, आप सोच ही नहीं सकते सर। राइट। आप 1999 का वॉर करवा दिया यार, ताकि वहां की गवर्नमेंट गिरे और परवेज मुशर्रफ सरकार में आए करके। राइट। ठीक है, मतलब एक देश के जनरल ने खुद की सत्ता को लाने के लिए एक वॉर करा दिया, ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर होगा तो कंट्रोल किसके हाथ में आएगा? आर्मी के हाथ में आएगा, मिलिट्री के पास आएगा। ले ली ना सत्ता परवेज ने। राइट। और बचपन से ही हर एक बच्चे को भी पाकिस्तान में ऐसा इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि वो इंडिया के प्रति बस जहर ही उगले। बिल्कुल, सिर्फ मतलब उनका एक ही सिर्फ गोल है कि इंडिया के साथ वॉर होते रहे और इंडिया को मिटाएं, ताकि फिर इनको एड्स मिलते रहे। बिल्कुल। और फिर वो मुजाहिदीन और ये सब क्रिएट कर रहे हैं, टेररिस्ट, और उससे फिर और एड्स मांग रहे हैं कि हम इन्हीं का सफाया करेंगे। मैं कह रहा हूं ना आपको कि जब जब आतंकवाद बढ़ेगा उनके हाथ ईद होगी। बस आतंकवाद, दुनिया में शांति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अगर दुनिया में शांति होने लग गई तो फिर अशांति करने के लिए ISI है तो सही, झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, ठीक है, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए। मतलब ये लोग क्या करते हैं? पैसा भी यूएस से ले रहे हैं। मतलब तालिबान को खत्म करने के लिए या अलकायदा को खत्म करने के लिए पैसा किससे ले रहे हैं? यूएस से ले रहे हैं। और बिन लादेन को जगह भी पाकिस्तान में दे रहे हैं। तो आप सोचो, वो मार्केटिंग है ना, कि उसी को दिखा के फिर पैसे लेंगे, फिर उनको खत्म नहीं करेंगे वैसे। सो सर, रॉ मतलब क्या रॉ ISI को पास्ट में काफी बार आउटस्मार्ट कर चुकी है आपके हिसाब से? स्कोर कार्ड क्या चल रहा है इनका, जो लड़ाई होती है? मतलब आज तक आप अगर आपने एक ऑपरेशन गंगा देख लो आप, ठीक है, ऑपरेशन गंगा में आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ ऑपरेशन गंगा के अंदर, कि उस टाइम जेल के जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एक ग्रुप हुआ करता था, ठीक है, पाक का एक ग्रुप था, मकबूल भट्ट का। तो उनके साइड 40 या 30 मिलिटेंट को अरेस्ट कर लिया था BSF ने। उन्होंने एक प्लान बनाया कि यार क्यों ना हम इन्हें छुड़ाएं करके, लेकिन छुड़ाएंगे कैसे? तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया, एक हासिम कुरैशी नाम के JNK के थे, पाकिस्तान में कराची में उनकी सिस्टर की शादी वगैरह थी, वहां से उसका ब्रेन वॉश स्टार्ट कर दिया। और ब्रेन वॉश स्टार्ट करने के बाद ISI ने उनको बोला कि तुम एक काम करो कि कैसे भी करके हिंदुस्तान में राजीव गांधी का अपहरण करो करके। एज ए पायलट हुआ करते थे राजीव गांधी, तो उनको तुम अपहरण करके लाओ, तो हम डिमांड रखेंगे हिंदुस्तान से कि ये जो हमारे जो मिलिटेंट है उनको छोड़े करके। तो जैसी अब हमारी एजेंसी को सब पता है कि ISI क्या कर रही है करके, उन्होंने हासिम कुरैशी और उसके भाई को, मुझे एक्चुअली नाम थोड़ा सा आउट है, दोनों को ट्रेनिंग दी प्लेन वगैरह चलाने की। हमारी एजेंसी को सब मालूम है सर। जैसे हासिम कुरैशी इधर आया, उसको बोला एक काम कर भाई, तुझे जो पाकिस्तान करने के लिए करिए तू वो कर, बस, ठीक है, तू प्लेन लेके जा, ठीक है, लेकिन प्लेन में हमारे एजेंसी के लोग रहेंगे करके। सेम यही हुआ, मतलब पाकिस्तान हासिम कुरैशी प्लेन को हाईजैक करके, ठीक है, जिस प्लेन का नाम था गंगा, ऑपरेशन गंगा भी नाम रखा है इसको, लेकर पाकिस्तान लेकर गया। और पाकिस्तान ले जाने के बाद सर पाकिस्तान को लगा कि भाई, जो ISI को लगा कि हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया करके। उनको ये नहीं पता कि भाई जो तुम सोच रहे हो हिंदुस्तान की एजेंसी उससे 1000 गुना ऊपर सोचती है करके। जिस प्लेन को तुम सोच रहे हो तुम लेकर गए हो, तुम लेकर नहीं गए हो, तुम्हें पहुंचाया करके। ताकि 1971 के वॉर में उनका एयर स्पेस खत्म कर दिया सर हमने क्या किया? हमने पूरी दुनिया को बोला कि भाई इन्होंने हमारा प्लेन हाईजैक किया, जबकि क्या उन्होंने प्लानिंग तो उन्हीं की थी ना। तो हमने बोला हम उनको एयर स्पेस नहीं देंगे सर। तो 1971 के वॉर में क्या हुआ सर? उनको दुनिया के 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए, तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो तो उन्होंने क्या कर रखा है सर? उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, 100 रुपए की टी-शर्ट है उनकी, पैरों में चप्पल है उनके, सैंडल पहनी है उन्होंने नीचे 50-60 रुपए की, और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। ऐसा क्या रीजन है? मतलब अगर सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके? बात सही है ना? तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, तो जो मैं समझ पाया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं समझ पाया उनको, क्या है, अभी आपने देखा जब US गई थी, और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा, जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम, कि आइसक्रीम कैसे होती है। मैं जिस सोफे में बैठा हूं वो सोफे में पहली बार बैठे थे। तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से। क्या होता है कि क्यों नहीं आ पाए 2 सुपर देश इनको? अगर आप मुझे बोलो कि यार कि मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूं और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूं, और 5 किलोमीटर जैसे मैं लाइन क्रॉस करता हूं मैं बैठ जाता हूं और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूं, मैं थक चुका होता हूं। लेकिन मुझे अगर ये पता होता है एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहां पर है करके। जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, वो उसके बाद थकता है। जो तालिबान के जो फाइटर्स है ना, जो उनके लोकल जो फाइटर्स ग्रुप्स के लोग हैं, उनको दुनिया में पता ही नहीं उनकी मंजिल क्या है सर। उनको करना क्या है? मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहां करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सब कुछ जीत चुका हूं, उसको यही नहीं पता मेरी मंजिल है। उनके लीडर्सों ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके।
मेरी बात समझ रहे हो? ऑनगोइंग बैटल, ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं, तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर, वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सिर्फ तालिबान सर, राइट। दुनिया के दो पावरफुल देश नहीं हरा पाए क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन है करके सामने, उनको नहीं फर्क पड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या है करके, ठीक है। उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लग्जरियस लाइफ देखी नहीं है सर, नहीं पड़ता। और है। आप ऐसा नहीं है कि आपका माइंड सुन हो जाता है उसको लेके, क्योंकि अगर सुन हो गया तो आपका सर्वाइवल स्टेक पे आ गया 100%। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला एक्टिंग, हाँ आपने लाइट डिटेक्टर टेस्ट देखते हो आप? हाँ देखते हैं ना बहुत सारे हाँ। कि इसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा दो करके, ये सब कुछ सच बोल लेगा। राइट। जो एक एजेंट है ना सर, हाँ जो फील्ड एजेंट है, एफओ है, जो फील्ड ऑफिसर है, ठीक है, जो अच्छा। ग्राउंड पर काम कर रहा है, हाँ। उसको आप लाइट डिटेक्टर पर बैठा लो, आप उससे कुछ नहीं निकलवा पाओगे, ओहो कुछ भी नहीं। हाँ। अगर मेरा नाम लक्की बिस्ट है, हाँ। क्या है एग्जाम्पल की लक्की बिस्ट मेरा नाम है, और आपने मुझे ये बोल दिया यार कि मैं कल तेरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना है करके, तो आप मुझसे मेरा नाम नहीं बुलवा पाओगे सर उसके बाद भी। इसके पीछे एक छोटा सा आपको एक ट्रेनिंग का वन पार्ट बता देता हूँ, उससे हजारों चीजें होती हैं। हाँ। जैसे आपने बोला एक्टिंग, अभी हम दोनों यहाँ पर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ अब मुझे जाना है घर, हाँ और घर पर जाके खुद की आत्मा से, हाँ अपनी आत्मा, मेरी जो इस संसार में जो इंसान है ना, वो सारी ब्रह्मांड से झूठ बोल सकता है, हाँ। वो अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। बस मैं अपनी आत्मा को ये मनवा लूं कि मैं पॉडकास्ट करने नहीं आया था आज, हाँ। उस आधे पौन घंटे के अंदर मैं प्रैक्टिस कर लूं, यार मैं तो जानता ही नहीं हूं गौरव को, हाँ। जबकि मैं यहाँ आया हूँ, सारे सीसीटीवी सब कुछ दिख रहे हैं, हाँ। सबको ये सारे एविडेंस है कि मैं यहाँ आया हूँ, हाँ। लेकिन मैंने अपनी आत्मा को ये मनवा लिया कि मैं इधर नहीं आया। अच्छा। या तो फिर आप मुझे पागल कर लो या कुछ भी कर लो, हाँ, हाँ। सारी दुनिया बोलेगी तो पागल है यार। उनसे मतलब बहुत अच्छा इंटेल प्रोवाइड करते हैं, करते आ रहे हैं बिल्कुल, अगर आप- पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। हाँ, तो क्या आप कोरॉबरेट कर सकते हैं? अगर आप IC 814 हाईजैकिंग जो हुई थी, हाँ। अगर आपने देखा हाँ, हो, हाँ, है ना, हाँ। तो उस हाईजैकिंग में भी अगर क्या कहते हैं, गंदार में जब प्लेन हाईजैक हुआ हाँ, था, तो नेगोशिएट करने के लिए हमारे NSA चीफ भी वहां गए थे सर। Yes, ठीक है, yes. तो रिलेशंस है अच्छे, हाँ। ऐसा नहीं है। और आपको एक चीज और बताऊं, शायद आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ। जब तालिबान ने गवर्नमेंट को बनाया तो हिंदुस्तान भी उसमें था हाँ हाँ कि मान्यता देने के लिए, Right. तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हिंदुस्तान के रिलेशन सबसे अच्छे हैं सर। हाँ, हाँ। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के रिलेशन खराब करते हैं, लेकिन कुछ बाहर के वेस्ट के कुछ लोग हैं जो कि दुनिया की मतलब एक ऐसी फोर्स हाँ। जो साली सुई से लेकर सब कुछ बनाती है सर, वो पाकिस्तान आर्मी। ये जब तक आप देखो, पाकिस्तान में हुक्मरी आ रखी है, 200 रुपए केजी आटा हो रखा है हाँ। पाकिस्तान के अंदर, हाँ। 200 रुपीज केजी आटा। आज भी मतलब पाकिस्तान से बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास, मतलब 200 रुपए केजी आटा खा रहे हो सिर्फ इस ISI के बदले। आपको पता है ये ISI इस दुनिया में जब भी वॉर होता है ना, हाँ। इनके घर में दीपावली होती है सर, ये ईद बनाते हैं। उसका रीजन ये है कि जब भी USSR अफगानिस्तान में घुसी तो मजे हुए ISI के। हाँ। ISI हमेशा चाहती, क्योंकि CIA ने क्या किया, ISI को मदद करना शुरू कर दिया एड फंडिंग से। जिस इंसान ने कोई लग्जरियस लाइफ नहीं देखी, जंगलों में रहा, पत्थरों में रहा, चीजें, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है, वो हर रोज मौत जीतता है यार। आपको जिंदगी से कब प्यार होता है? जब आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है। उन लोगों से पूछो ना जो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर तो मौत है करके, हाँ। तो उनको आप क्या डराओगे मौत से? हाँ। जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मौत से भी बदतर है। आपको लगता जरूर है जब वॉर होता है ना सर, वॉर, तो वॉर इंसानियत को हजारों साल पीछे ढकेल के जाता है, पता आपको? हमें लगता जरूर है, वो हजारों साल पीछे चले जाते हैं हम लोग। आप जाके अभी यूक्रेन डेवलप होगा देखना, फेंक दिया उन्हें पीछे कई 100 साल पीछे। ठीक है, लड़ यूक्रेन रहा है, यहां से रशिया लड़ रहा है, लेकिन सब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे है कौन करके। राइट। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने दिन तक फाइट कर देगा सर? एक्चुअल में वॉर दुनिया करा का कौन रहा backup है पूरा। है? वॉर कौन करा रहा है? बेशक उसे खत्म करवा दिया हाँ। अपने फायदे के लिए, ठीक है। तो दुनिया की, देखो मैंने आपको अभी भी बोला स्टार्टिंग में कि वॉर आपको अभी दिखाई दे रहा है, हाँ। लेकिन एजेंसीज कई सालों से वॉरों की तैयारी करते हैं सर। ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पूरा war, Planning। मतलब पूरा। आपको लग रहा है चाहे दुनिया के किसी भी देश में हो, हमें लगता है कि यार यहाँ की सरकार ये बनी है करके, Yes। दुनिया की एजेंसी के ऊपर निर्भर करती है किसकी सरकार को चाहते हैं। राइट। और कभी कभार वॉर कराए भी जाते हैं क्योंकि उसमें किसी तीसरे पार्टी का फायदा होता है। Definitely। रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा बिल्कुल हर जगह यही है। तो सर अभी जो अफगानिस्तान में ऐसे जो कि यार कि पेजर ब्लास्ट एक साथ 3000 पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुए, हाँ। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल। शायद मैं कह रहा हूं कि मैं 2004 के अंदर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब ये चीजें देख ली थी हमने, और आज 2024 चल रहा है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सिर्फ ये है कि हम लोग, हमारी एजेंसीज बताती नहीं है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊं कि लोग जो बोलते हैं कि यार कि मोसाद इतनी हाई, ठीक है, इसी देश क्यों एजेंसी के कंट्रोल में रहते हैं सर। एक सरकार को गिराने के लिए हमारी मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली प्रोपोगेंडा प्रोपेगेंडा क्या दुनिया- चलाना है। अभी आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूँ हाँ। कि आप पर्सनली ना तो आप बाइडेन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ना आप पुतिन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ठीक है, एक इमेज ना? है सिर्फ। लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज किसने बनाई है? मीडिया ने, मीडिया ने। लेकिन उस मीडिया के पीछे कौन है सर? इंटेलिजेंस एजेंसी। मतलब आपको क्या दिखाना है? हाँ।
ठीक है, आपको क्या दिखाना है ये लोग डिसाइड करते हैं। यहां पर किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। नुकसान से, जैसे आपने रशिया का एग्जांपल लिया कि मतलब केजीबी चाहती थी कि हमें पाकिस्तान को इंडिया के साथ भिड़ाए, बिल्कुल, ताकि अफगानिस्तान में कंट्रोल कर सके। नहीं, मतलब चीज क्या, आप देखो गेम देखो, हाँ। सीआईए मतलब सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर घुसा, हाँ। अब सीआईए को लगा कि अफगानिस्तान इसके कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए, उसने पाकिस्तान को क्या बोला, मुजाहिदीन तैयार कर, पैसा मैं दे रहा हूं। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बनाना शुरू किया रेड आर्मी के खिलाफ, क्लियर है। अब यूएसएसआर को क्या दिखा कि पाकिस्तान तो भाई टोटल कंट्रोल सीआईए का है, मैं क्या करूं, बोला इस पाकिस्तान को मैं सीआईए मतलब आईएसआई को मैं कैसे पीछे फेंकूं, बोला एक ही तरीका है, दोनों दुश्मन है तो एक बार और लड़ाएंगे, एक बार और दोनों का वॉर करा दूंगा तो इसको अफगानिस्तान से जाना पड़ेगा, चाहे दोस्त हिंदुस्तान है उनका, लेकिन फर्क है मिलने काम कर रहा है। क्या इस चीज की क्या गारंटी है कि हमेशा मेरा ही रहेगा करके। राइट, थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए, बिक गया। जरूर, मतलब हो सकता है पैसे में किसी और चीज के ऊपर, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, किसी भी चीज पर ब्लैकमेल करके किसी ने उसके फैमिली को गन पॉइंट पर ले लिया, बहुत सारी मजबूरी होती है। देखो एसेट बनने के लिए कोई आदमी पैसों पर एसेट बनता है, कोई गुस्से में बनता है, किसी के साथ अत्याचार हुआ, वो चीज हुआ, वो नफरत करता है किसी से, उसके लिए भी एसेट बनता है, ठीक है। कोई आदमी एसेट क्यों बनता है, किसी को हम जबरदस्ती गन पॉइंट पर एसेट बनाते हैं, तो क्यों आदमी एसेट बना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, राइट, ठीक है। पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा करके। तो एक ऑपरेशन में सिर्फ कंप्रोमाइज, मतलब ये बेसिकली एक तरीके की एक्टिंग ही हो गई कि आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के डीएनए में घुस जा रहे हो, डीएनए में। और दूसरी चीज ये जानते हुए कि यार मैं वापस नहीं आ सकता, तो एंजाइटी कितनी होती रहेगी। अगर आप देख रहे हो, मतलब अगर आप किसी टेररिस्ट लोग के इलाके में घुसे हो, वहां पे देख रहे हो कोई भी पर्सन आपको देख रहा है, आपको एक दो बार मुड़ के देख रहा है बस, या आप पे नजर रखे हुए, तो आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। दो बार ही नहीं सर, एक मतलब अगर उसने मुझे सिर्फ पलट के देख लिया कुछ देर तक, अब मैं 2-3 दिन तक सोऊंगा नहीं, मैं जगह चेंज कर दूंगा मैं, चाहे उसने रैंडमली मुझे देखा हो। ऐसा नहीं कि उसने रैंडमली देखा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसे मेरे ऊपर शक है करके, वो होता है ना, कोई भी देख सकता है। तो फिर मतलब कोई भी देख सकता है, मतलब एक आदमी को इस लेवल का एंजाइटी ले लो या इस लेवल के चौकन्ने हो, कुछ भी, कि आपको एक नजर भी किसी ने देख लिया ना सर, वो आपके माइंड में ही रहेगा। ओके, तो मतलब उसको झेल हो चुकी थी, वो 20 साल पहले की चीजें सोच लेते हैं सर। राइट। और जैसे आपने नैरेटिव का बताया, तो नैरेटिव तो बस लोगों का ध्यान आकर्षित एक जगह पे करने के लिए है, और अंदर तो कुछ और ही गेम चल रहा है, तो लोग कैसे प्रेडिक्ट करें। अभी मैं आपको महीने भर पहले की बात बताता हूँ, दिख रहा होगा आपको, बांग्लादेश देखा आपने? हाँ, यस। वेस्ट पूरा चाहता था कि हिंदुस्तान वॉर में आए करके, पूरी कोशिश करी इंडिया को वॉर में लाने की। इस अफगानिस्तान के से वेस्ट में कोई ना कोई देश था जो चाहता था कि हिंदुस्तान इस वॉर के अंदर आया, बांग्लादेश में आए, ताकि चाइना यहां से एक्शन में आ जाए। आप समझ रहे हो? ओके, तो मतलब इंडिया चाइना का भड़काना है मेन, मतलब दो पावर उभर रही है ना सर, कि दो पावर उभर रही है, राइट, तो कैसे उभर रही है? मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप तभी आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक कोई भी एक बिजनेस खोल रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर है, आप कॉम्पिटिटर को बिजनेस में कितना आगे बढ़ाओगे यार, आप उसको टेंशन देना चाहोगे। यस, ठीक है, नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप सोचोगे क्यों ना इसको मैं टेंशन क्रिएट कर दूं यार, ये साला टेंशन में डूब जाए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं करके। तो यही गेम बड़े लेवल पर। यस, सो अमेरिका में यही चलता है, एक तरफ उनकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ग्रो रही है, वो लोग अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, और एक तरफ उन्होंने इंटेलिजेंस की भाई मेरे जो कॉम्पिटिटर्स उनका पत्ता साफ करो, पत्ता साफ हो जाए बस, वो चाहते तो मैं भी ऊपर आऊं, और फिर मेरे जो ओपोनेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स है, वो भी नीचे आए बस, और वो पावर गेन करके रखे। दुनिया में पावर सर, देखो दुनिया के अंदर मैं आपको चीज बताऊं कि सबसे जरूरत एक इंसान है नॉर्मली, एक इंसान चाहता है कि यार उसको जीवन में, फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण बताता हूं, उनको लगता है कि यार आने वाले जो मतलब हिंदुस्तान के जो इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको लग रहा है कि यार प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू देश को कंटिन्यू पावरफुल बना रहे हैं देश को, मतलब इतने विजिट कर रहे हैं कि इससे पहले शायद इंडियन हिस्ट्री में इतने विजिट कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर अब तो दुनिया के लिए थ्रेट ही है ना सर, क्योंकि हिंदुस्तान पावरफुल में बन रहा है। अब इनको कैसे गवर्नमेंट से गिराया जाए, मीडिया से लेकर सब चीजों से लेकर हर चीज इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए करेंगे। और ये आपको ये चीज कौन, ये चीज सीआईए भी करेगी, ये MI5 भी करेगी। यार हमें लगता है कि यार कि नहीं यार वो तो हमारे दोस्त हैं, मैंने आपको दोस्त कोई नहीं होता सर, दोस्त कोई नहीं होता। आपको छोटा सा एग्जांपल बताऊं, कॉलेज में 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, एक दोस्त चाहता है कि मेरा दोस्त टॉप करे, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता मेरे से ज्यादा टॉप करे। बस कितना भी अच्छे दोस्त हो ना, वो कहेगा मेरा दोस्त टॉप करे करके, लेकिन शायद दुनिया में मैं नहीं जानता कोई होगा जो कहेगा मुझसे भी ज्यादा टॉप करे करके। राइट। और फिर इसके बाद इसमें क्या है कि आपसी कंट्रीज का भी मतभेद होता है, तो किसी तीसरे दुनिया के हर आपके घर की और कोई भी देख रहा हो ना सर, मैं कह रहा हूं उसे आप मिटा दो, वो सही, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा कल मेरे घर के अंदर कोई आएगा तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा ना। राइट। इस जगह चलो मैं मुसाद को भी गलत नहीं बोलता हूं, मैं इजराइल को भी गलत नहीं बोलता हूं कि ठीक है यार आपके घर की ओर कोई आ रहा है, आप उसको खत्म कर रहे हो, लेकिन आपके इस वॉर में इनोसेंट नहीं मरना चाहिए यार। राइट। आपका वॉर है, आपका एनिमी को आप मारो, लेकिन उसमें मासूम बच्चे नहीं मरने चाहिए, क्योंकि आपने जो भी पेजेस वगैरह दिए हैं वो पेजर आपके एनिमी के उसी टाइम, ये चीज आपको भी नहीं पता। राइट। इनोसेंट लोग भी, क्योंकि मेरा पेजर है ना, उस पेजर के रेंज में बच्चा भी आ सकता है, बिल्कुल है ना। आप एनिमी को मारने के लिए इनोसेंट भी जा रहे हैं। राइट। तो हम लोग नहीं, हमारी एजेंसी कभी नहीं करती सर। हमारी एजेंसी का एक सिद्धांत है कि हम अपने एनिमी को जाने दे देंगे, कोई बात नहीं, हम दोबारा उसे ढूंढ के मारेंगे, लेकिन हमारे एनिमी के चक्कर में दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं मरना चाहिए।
राइट। CIA और मोसाद ये लोग तो नोटोरियस है कोलैटरल डैमेजेस के लिए, बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज करते हैं। सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यार पूरी दुनिया के अंदर वॉर, मतलब आपको पता है कि अकेले CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। राइट। आप सोच सकते हैं कि 51, आज भी अगर आप देखो शायद मुझे लग रहा है कि UN में 192 या 193 से देश ज्यादा हैं। Yes. इन्होंने, अगर आपने एक इंसिडेंट जो जस्ट आपके वीडियो में भी मैंने देखा था, कश्मीर प्रिंसेस, कभी ये चाहते ही नहीं थे कि मतलब एशिया, मतलब हिंदुस्तान एक पावरफुल बने करके। Right. इन्होंने पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाने के लिए, बांग्लादेश जाने के लिए उनका एयर स्पेस ही नहीं था। जहां वो कुछ घंटों में जा सकते थे, उनको दिन लग गए वहां पहुंचने के लिए। तो वो जितना सोचते हैं सर, उससे हमने क्या बोला कि जहां उनकी सोच, हमारी एजेंसी उससे 1000 गुना ऊपर सोचती है। उनको उनके मिशन को एग्जीक्यूट करने देती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एग्जीक्यूट हम ही करवा रहे हैं, हम ही करवा रहे हैं। बिल्कुल। सो सर, अभी जैसे अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ के अभी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के साथ रॉ का एक काफी अच्छा रिश्ता है, ऐसा सुनने मिलता है। सर तालिबान के एसेट्स है रॉ के। देखो मैं आपको बताऊं सर, अफगानिस्तान अगर मैं बोलूं आफ्टर ब्रिटिश के बाद, सर 1973 में शाह ज़हीर सार थे, जिनके भाई ने वहां की गवर्नमेंट को गिरा के खुद सत्ता हासिल कर ली थी। फिर 1979 में आपको जैसे मैंने बताया था ना, यूएसएसआर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। सर तालिबान आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं पाया। मतलब इतना पावरफुल यूएसएसआर, जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं ले पाया। इस्लामिक मतलब हो गया उसके बाद। दूसरी चीज क्या है कि आप अमेरिका को देखो, 20 साल लगा दिया ना अमेरिका ने, लास्ट में बैकफुट में गया ना, तब भी अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं ले पाया। इसकी वजह क्या है सर? इसकी क्या वजह है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस करे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है सर, बिना पैसा ऐसा मिल जाए। उसकी पहली नीड क्या होती है? पैसा, एक अच्छी लाइफ। लेकिन आपको जब बहुत ज्यादा पैसा मिल जाता है ना, तो आपके लिए पैसा सेकेंडरी हो जाता है। फिर आप चाहते हो मेरा नाम हो जाए, क्योंकि पैसा तो आपके बहुत हो चुका है ना। फिर आपको लोग जाने, आप मीडिया में आओ, हर आदमी आपकी बात करें। फिर पैसे की वैल्यू क्या हो गई? सेकंड नंबर पर। फिर नाम की वैल्यू, जब आपका सब जगह नाम भी हो गया ना, फिर नाम की वैल्यू भी आ गई सेकंड नंबर पे। फिर आप चाहते हो पावर, मैं जो बोलूं वही हो। तो पैसा, नाम और लास्ट पावर। सो अब सर, जैसे आपने ग्राउंड लेवल 25-26 साल बहुत मुश्किल है उनको ट्रेन करना, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे न्यूरोप्लास्टिक रहता है। मतलब उस एज पर, जो 16 से 20 साल के एज में जो लड़का जहां चला गया, वो उसी में डल जाएगा सर। सबसे पहले क्या है, जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को करने के लिए। जैसे लोग बोलते हैं ना ट्रेनिंग, तो मैं ट्रेनिंग बोल दूं, ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर, इतनी जरूरत है कि ट्रेनिंग के ही दम पर एक इंसान मरने के लिए चला जाता है सर। राइट। और ये टेररिस्ट लोग भी यही करते हैं, मतलब वो बचपन से ही इंडोक्ट्रिनेशन चालू करते हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है कि जैसे फील्ड के अंदर जाकर, जैसे आपने बोला कि फील्ड में ऑपरेशंस कैसे होता है, जब भी एक एजेंट हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी एजेंट हो सर, जब भी ऑपरेशन में जाता है ना सर, अब उस ऑपरेशन में ट्रस्ट नहीं होता सर, सिर्फ कंप्रोमाइज होता है सर। ट्रस्ट तो कभी किसी पर होता ही नहीं है, सिर्फ कंप्रोमाइज। अगर ये बोल दूं कि यार मैं तेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूं करके, नहीं सर, तो कंप्रोमाइज है। ठीक है, चाहे मैं 1000 बार बोल दूं, चाहे ईश्वर भी आके मुझसे कह दे कि यार ये तेरे साथ धोखा नहीं करेगा करके, तब भी विश्वास नहीं है सर। मैंने आपको बोला सिर्फ कंप्रोमाइज क्यों? जीने के लिए। मेरी मजबूरी है उस पर ट्रस्ट करना, मैं ट्रस्ट कर नहीं रहा हूं, मेरी मजबूरी। यार जो एक एग्जांपल के लिए मुझे एक चीज बताओ कि मेरा एक सोर्स है या मेरा एक एसेट है दुनिया के किसी भी देश में, तो चंद पैसों के लिए या किसी भी चीज के लिए अपने देश को लेके ईमानदार हो। सर मुझे नहीं चाहिए कि दुनिया का सबसे बहादुर आदमी और वो ईमानदार ना हो। क्या करूंगा उस बहादुरी का? अगर मेरे अगेंस्ट आ जाएगा। राइट। तो मुझे ईमानदार आदमी चाहिए सर। हमारी एजेंसीज को सबसे पहले एक ईमानदार देशभक्त इंसान चाहिए, ना हो ब्रेव। मैंने आपसे क्या बोला, 3 महीने के बाद आप सोच भी नहीं सकते, मैं इसी आदमी से मिला, मैं उसे दुनिया का सबसे ब्रेव बनाकर दिखा दूंगा आपके सामने। तो उसको ना आता हो एक भी 9mm पिस्टल चलाना भी, जब वो आपसे 3 महीने के बाद मिलेगा तो रॉकेट लॉन्चर भी 1000 मीटर पर फायर मार रहा होगा वो। फर्स्टली एक ईमानदार आदमी सर। बाकी ट्रेनिंग के सारे स्किल्स वो ट्रेनिंग का पार्ट है सर। देखो कि मेरे लिए मेरी ट्रेनिंग बहुत ईजी है। अगर आप मुझे बोलो यार कि अभी लड़की तुझे क्या कहते हैं एक ऑपरेशन करना है, मतलब डॉक्टर वाला, मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार सर। मुझे तो बॉडी का पार्ट भी नहीं पता ढंग से, चीजें नॉर्मली तरीके से। तो हर आदमी के लिए उसका काम इजी है सर। मेरे लिए बहुत इजी है कि 1000 मीटर पर किसी को हेड शूट करना, मेरे लिए बहुत इजी है कहीं से जंप मारना, मेरे लिए बहुत इजी है भागना, फायरिंग करना, क्योंकि मैं वही सीखता हुआ आया हूं। तो जो ट्रेनिंग का हिस्सा, कि ट्रेनिंग के अंदर जब एक लड़का तैयार होता है सर, विदिन 2-2.5 साल के अंदर जब एक तैयार होता है, जब उसको पहले दिन आप देखोगे ना और जब लास्ट दिन देखोगे, तो लास्ट दिन देखने के बाद इतना परफेक्ट होता है वो आप 10 लोग आ जाओ एक ही कपड़े पहनकर सामने से, वो विदिन 2 मिनट के अंदर बता देगा आप में से लीडर कौन है करके। ओके। इतना मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता देगा एक एजेंट कि ये 10 लोगों में से सर जो चौथे नंबर पर खड़ा वो इनका लीडर है। सो लीडर को कैसे पहचानते हैं? वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरा देख के, आपका कॉन्फिडेंस देखकर, या तो आप जानबूझ के लो करने की कोशिश करोगे, आपको क्या बोला है यार, मैं किस कैरेक्टर में इससे मिलाऊं करके। सो अभी सर हमने स्पाई वेब सीरीज की बात की, तो स्पाई वेब सीरीज में ये चीज बताई गई थी कि मोसाद कि जो ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट होता है मोसाद का, उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त, मतलब पहले से ही बंदे को परखा जाता है कि उसका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, साइको एनालिसिस किया जाता है बेसिकली। और मतलब कहीं पे भी आपको रैंडमली छोड़ दिया,
और फिर पता लगाओ कि किसने आपको बुलाया, वो कहां पे है, तो उसको खुद ही रास्ता ढूंढना है कि कहां पे मेरे को किसने बुलाया। तो ऐसे टेस्ट किए जाते हैं, राइट। और प्लस उसका जो एक फिजिकल एक्यूमेन है, ट्रेनिंग, फिटनेस, वो सब भी देखा जाता है। तो अपने रॉ में, क्योंकि फुल सीक्रेट है, कभी अपने ऑपरेशंस डीक्लासिफाई नहीं करते, तो हायरिंग के लिए भी, रिक्रूटमेंट के लिए भी कभी भी वो अपना एक स्टैंडर्ड नहीं सेट करते कि ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस में रॉ एजेंट्स के लिए जो फील्ड पे उतरते हैं, क्या स्किल्स एंड क्या एबिलिटीज और क्या साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क वो चाहते हैं कि वैसे बंदे हमें मिले? सर मैं आपको बताऊं कि ब्रेव, इंटेलिजेंट, एवरीथिंग, हम चाहते हैं कि हमारे को ना एक ईमानदार आदमी मिले सर पहले तो। ओके। मैं उसको ब्रेव बना लूंगा, हाँ। मैं उसको दुनिया के सारे स्किल सिखा दूंगा सर। मुझे इंसान अच्छा मिलना चाहिए। हाँ। आप मुझे एक ईमानदार आदमी दे दो, 6 महीने के बाद उसको ब्रेव भी कर दूंगा मैं। ओके। उसको बेस्ट फाइटर भी बना दूंगा। हाँ। लेकिन आदमी ईमानदार चाहिए फर्स्टली तो सर। सो इंटेग्रिटी मतलब ईमानदार सबसे पहले। सर, सबसे पहले अपने काम को लेके वो ईमानदार हो सर। बॉडी में दिखेगा ही दिखेगा। हाँ। क्लियर है सर? हाँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बता देगा कि आप लीडर हो करके। ओके। और बाकी लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं? बिहेव, मैंने आपको बोला 10 लोग लाइन में खड़े कर दो सर। हाँ। उन 10, आपने कभी एक नॉर्मल आर्मी सोल्जर्स को देखा है सर? आप लाख की भीड़ में बता दोगे आर्मी सोल्जर है, उसके ड्रेस पहनने का तरीका, उसका टर्न आउट से आप बता दोगे आर्मी सोल्जर है। हर चीज एकदम डिसिप्लिन डिसिप्लिन से दिख जाएगा आपको। Yes. तो नॉर्मली तरीके से जो एक परफेक्ट एजेंट होगा दुनिया की किसी भी एजेंसी का, उसको सुपर स्किल्स हैं सर। मैंने आपको क्या बोला, 9mm पिस्टल से लेकर 84mm रॉकेट लॉन्चर तक, इसके बीच के जितने भी वेपन्स हैं, सब वेपन्स में महारत हासिल होगी सर उसको। और मैंने आपको सब चीजों का एक ही चीज बताया, वो जिस डीएनए में जाएगा ना सर, उस डीएनए का बन जाएगा वो। अगर वो ऑटो वाले से होगा तो आपको लगेगा ऑटो वाला का जिगरी दोस्त है, ठीक है। अगर आप उसको अंबानी के साथ बैठा रहे होंगे, कहेंगे उसको बिजनेस की तो पूरी नॉलेज है करके, सब करके आया सर। उसमें इतना हाई कॉन्फिडेंस, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको नहीं फर्क पड़ता कि सामने प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, उसको तब भी फर्क नहीं पड़ता सामने एक स्लम का एक आदमी बैठा हो जो मतलब बहुत दिनचर्या कर रहा है। वो जो दिनचर्या कर रहा है ना सर, उसको लगेगा यार तो मेरा ही भाई है करके। जो सामने अगर प्राइम मिनिस्टर लगे होंगे तो उनको लगेगा यार देश की जिम्मेदारी इसके ऊपर दे सकते हैं करके। राइट। सो एजेंट जब चाहे अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बना सकता है। स्विच चेंज, जैसे आप लाइट चेंज करोगे तो स्विच चेंज कर लेगा सर। राइट। बिल्कुल। सो ये जो रिक्रूटमेंट के लिए आपने बताया, ये सारे स्किल, सबसे पहले तो चाहिए होता है इंटेग्रिटी, लाइक उसका एक मॉरल ग्राउंड बहुत सही होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा भी लाइक पहली बात तो लाइक आप जब ही रॉ में गए तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था? सर देखो उस वक्त एक्चुअली क्या, मेरे तो ग्रैंडफादर, मेरी जितनी भी, मैं डायरेक्ट आरएनडब्ल्यू के लिए नहीं गया था। मुझे भी नहीं पता था कि आरएनडब्ल्यू वगैरह जाना है करके। शायद दुनिया में किसी को भी नहीं पता होता, जब तक वो सारी सिक्योरिटी क्लियर ना कर ले, उसको पता ही नहीं होता कि आप एजेंसी के टेस्ट रन किए जा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं करनी पड़ेगी करके। तो सर एक्चुअली क्या था, मेरे को तो खुद नहीं पता था कि मतलब आरएनडब्ल्यू वगैरह कोई सीक्रेट सर्विस, मुझे भी खुद नहीं पता था। मैं नॉर्मली तरीके से मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड टोटल आर्मी से ही रहा है। मेरे ग्रैंडफादर आर्मी से, मेरे फादर आर्मी से, तो मैं पढ़ाई कर रहा था नॉर्मल 11th क्लास में ही। तो नॉर्मली क्या है, एक इंडिपेंडेंस आर्मी के लिए नॉर्मली भर्ती आती है, जिनके पहले से पेरेंट्स वगैरह आर्मी को सर्व किया है, सिर्फ वही जाएंगे इसमें। मतलब ये रैली उन्हीं की रहेगी जिनके ऑलरेडी कोई ना कोई पेरेंट्स वगैरह जिन्होंने फोर्स को दिया है। तो अभी नॉर्मली तरीके से भर्ती अटेंड कर आया नॉर्थ ईस्ट में। तो वापस आ गया, तो उस टाइम 11th में ही था मैं, 16 साल 3 महीने के समथिंग था। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी ये होंगे यार कि मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट देखने के बाद लोग बोलते हैं कि सर 16 साल से कैसे होता है। तो मैं उनको ये बता दूं भाई कि जब भी आप फोर्स ज्वाइन करते हो, आज भी आप 17 साल में ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन जब आप कसम खाओगे फ्लैग के नीचे, आपकी उम्र तब 18 साल होनी चाहिए। राइट। ठीक है, तो ट्रेनिंग चालू हो सकती है, ट्रेनिंग चालू कभी भी हो सकती है, लेकिन आप जब हमारे देश के अंदर जब आप झंडे के नीचे कसम खा रहे हो, ठीक है, तब आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर 16-3 कैसे, ये कैसे? तो उनको ये बोलना नहीं है भाई कि 18 साल के बाद तुम अप्लाई नहीं। तुम जब आर्मी के अंदर, तुम आज भी आर्मी में 17 साल का लड़का एंटर जब 9 महीने के बाद या 11 महीने में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो 18 साल की एज होनी चाहिए उस टाइम। तो सेम नॉर्मली तरीके से मैंने भी 11th में था, तो पॉडकास्ट भी करके आया है। और साला बोला मैं पॉडकास्ट करके नहीं आया, मुझे लाइट डिटेक्टर टेस्ट में बैठा लो, दुनिया में कहीं भी बैठा लो, क्योंकि अब मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरी आत्मा बोल चुकी है कि ये आया ही नहीं था यहाँ पर। एग्जैक्टली। समझ रहे? और सर साइकोलॉजिकली यही से मतलब ये आत्मा को आइडेंटिटी बोल सकते हैं, बिल्कुल, की पहचान मतलब वही आइडेंटिटी। मैं अपनी पहचान को चेंज कर चुका हूं सर। आप मुझे कहीं भी लेके चले जाओ, कितना भी टॉर्चर कर लो, जब मैंने खुद की आइडेंटिटी को अपने दिल से वो मान लिया, आप चेंज कर ही नहीं सकते हो सर। आप मुझसे लाइट डिटेक्टर में बैठा लो मुझे, ठीक है, मुझे ड्रग दे के आप मुझसे उगलवा लो, मेरी आत्मा ही तो ड्रग में क्या है, आदमी का सबकॉन्शियस माइंड तो बोलना शुरू करता है ना सर। तो हर चीज को नोट करेंगे, इंस्टिंक्टिव जवाब है या एकदम सोच के सही गलत क्या है। थोड़ी देर के बाद बोलेंगे कि आप पढ़ाई को वैल्यू देते हो या किसी और चीज को वैल्यू देते हो, करते करते फिर बोलेंगे थोड़ी देर के बाद कि आपका बेटा भी, कल आपकी शादी होगी और आपका बेटा बिल्कुल इंडिया की क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना चाहे, खेलना चाहे, खेलने दोगे? तो आप बोलेगा वो हर चीज मैच करेंगे। थोड़ी देर पहले करता पढ़ाई को, फिर बोलता इधर, इसके क्वेश्चन उल्टे सीधे जा रहे हैं। मतलब ये वो नहीं है, एक लाइन में नहीं है। मतलब आप कोई इसका प्रिपेयर करके नहीं आ सकते, प्रिपेयर करके वो सिर्फ ये देख लेंगे लड़का क्या है करके, इसकी सोच क्या है, इसकी सोच क्या है। थोड़ी देर के बाद बोलेंगे आप मार्केट में जा रहे हो करके, अभी आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी बीवी का हाथ किसने पकड़ लिया, अब क्या करोगे उस टाइम? तो आदमी बोलेगा भाई 2-4 धर दूंगा करके गाली दूंगा। थोड़ी देर पहले आपने बोला आपको गुस्सा नहीं आता, तो वो
कहाँ का क्वेश्चन कहाँ निकालेंगे आप सोच नहीं सकते सर। Right. और वो मतलब 2 घंटे के अंदर आपसे 500 क्वेश्चन पूछ चुके होंगे। Okay. वहां पर वही लड़का पास करेगा तो लड़का सही है, जो एक्चुअल में है वो है, नहीं तो बाकी 99.9% आउट हो जाएंगे सर वहां से। राइट। उस टेस्ट को वही पास, आपको लगेगा यार 500 क्वेश्चन पूछे, इसका ना कुछ इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको बोलेंगे आपको रोटी अच्छी लगती है, आपको चावल अच्छा लगता है, बोले यार कैसा सवाल है करके, है ना। वो धीरे धीरे उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलेगा। इन फ्यूचर में आपसे भी होगा। और दुनिया में एक चीज और बोलूं कि जो भी लोग ये चाहते होंगे कि मैं सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करूं, वो 99% नहीं करेंगे भाई। एजेंसी उनको लेती नहीं है जो कहते हैं मैं करूं करके। राइट, ठीक है। और दूसरा क्या उनका रिक्रूटमेंट का क्या है कि आप डेपुटेशन भी जा सकते हैं, अगर आप यूपीएससी वगैरह करते हैं तो आप आरएनडब्ल्यू में डेपुटेशन भी जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आरएनडब्ल्यू अपने आदमी को ढूंढ लेती है भाई, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सच में ईमानदार हैं, ठीक है, और सच में आपने इस देश के लिए काम किया है और आप तक आज तक आरएनडब्ल्यू आप तक नहीं पहुंची, तो सच में आप ईमानदार नहीं है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई। अगर आप सच में ईमानदार होते और आपने जीवन इस देश को दिया होता ना, तो कभी ना कभी आरएनडब्ल्यू आप तक पहुंच जाती। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज होते हैं कि यार सर मैं एजेंसी ज्वाइन करना चाहता हूं, चीजें करना चाहता हूं। मैं आपको यह बता दूं कि आपका हर डाटा, आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते, आप क्या सोचते हैं, हमारी एजेंसी के पास होता है भाई। आप ये मत सोचो कि आपके बारे में इस देश की एजेंसी को नहीं पता। आप रात के टाइम 11 बजे अपने मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं भी एजेंसी को पता होता है। ध्यान रखना कि आप अपने मोबाइल के गूगल में क्या सर्च करते हैं, आप कौन सी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। ये दुनिया को सब पता है। और मैंने आपको ये बोला कि आप सच में ईमानदार हैं तो एजेंसी आप तक पहुंच जाएगी सर। सो आप रॉ में एंट्री नहीं मारते, नहीं, आरएनडब्ल्यू आपको लेती है, आपको हैंड पिक आप कभी आरएनडब्ल्यू में, आप आरएनडब्ल्यू की कोई साइड नहीं देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, ठीक है, आप एंट्री नहीं मारोगे। हाँ, अगर आप डेपुटेशन जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यूपीएससी क्लियर करके, या अगर आप पोस्टल सर्विस वगैरह में हाई पोस्ट पर हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा विक्रम सूद सर भी पोस्टल सर्विस से वो गए, लेकिन वो चीफ के लिए जाते हैं विदिन 3 इयर्स के लिए। राइट। तो सर वो मोस्टली मतलब ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं होगा, वो मोस्टली लाइक मतलब एक क्या कह सकते हैं, डेस्क ऑपरेशन। देखो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तो ट्रेंड लड़का होगा, उसके लिए इंस्टिंक्ट चाहिए, वो तो आप बिल्कुल इंस्टिंक्ट चाहिए। बिल्कुल। अगर सपोज करो आप आरएनडब्ल्यू और भी जाना चाहते हो, तो मैं आपको ये बोलता हूं कि आप इंडियन आर्मड फोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। आर्मड फोर्स में आप चाहे पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करो, चाहे आप आर्मी ज्वाइन करो। उसके बाद आप इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाइयों, डेपुटेशंस के लिए। हमारी मतलब जो मैंने अपने माइंड्स को मनवा लिया ना यार, मैं आया ही नहीं यहां करके। राइट। इसी चीज को कोरॉबरेट करने के लिए जैसे एक स्पाई करके वेब सीरीज निकली थी, एलिगोन सर, तो उनका उनमें भी ये दिखाया था कि मतलब उनकी जो एक सुपीरियर होती है या उनकी एक कॉलीग होती है, तो वो अपने बेसिकली अपनी वाइफ को लेटर्स लिख रहे होते हैं, वो ड्रॉर में रख रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि आप लेटर लिख के ड्रॉर में भी नहीं रख सकते क्योंकि आपका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। आप यहाँ पे वो हो ही नहीं जो मैरिड है, योर सिंगल वॉरियर। एक बार एक इंसिडेंट कि मैं जस्ट एयरपोर्ट से निकला तो रैंडमली मुझे एक आदमी मिला और मैं भी उस आदमी को पहचान लिया। दिक्कत क्या है, मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे किस आइडेंटिटी में जानता है करके। मुझे बहुत टाइम के बाद विदिन 4-5 इयर्स के बाद मिला कि मैंने इसको क्या नाम बताया क्या नहीं, ठीक है, मैं भूल गया। लेकिन विदिन 2 मिनट मैंने उससे बात करी और उसके मुंह से मेरा नाम निकलवा लिया मैंने। कि मुझे पता, मैंने अटेंड वगैरह करके आया, तो वहां से आने के बाद मुझे दोबारा बुलाया गया। हम दोबारा मेडिकल हुआ, तो उसके बाद फिर मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे नॉर्मल आर्मी का ही है। तो देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार हमारे को एक जगह बुलाया जाता है। जब हम लोग गए थे तो उस टाइम तो लाखों लोग थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया हुआ था पूरे इंडिया से, मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का इस दिन होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का इस दिन होगा, पूरे इंडिया से भर्ती निकली। जब हम अलग से हमारे को कुछ एक लोगों को बुलाया, बहुत कम लोग थे वहाँ, 7-8 हजार लोग ही थे बचे हुए। अब मेन नॉर्मल कुछ नहीं, अब पहली बार मुझे पता चला दुनिया में साइकोलॉजी टेस्ट क्या होती है करके, ठीक है। वहाँ 4-5 डेस्क में कुछ एक बहुत सीनियर ऑफिसर्स वगैरह बैठे हुए थे, कम से कम 1.5-2 घंटे का वहाँ इंटरव्यू हुआ सर। ये इन फ्यूचर में अगर कोई बंदा एजेंसी ज्वाइन करेगा तो ये उसका भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राइट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और चरित्र इवैल्यूएशन उनके मतलब वो आपको लगेगा यार बहुत अजीब से क्वेश्चन है करके, अजीब से क्वेश्चन बोलेगा, यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपसे बोलेंगे यार भाई कि सबसे पहले बोलेंगे आपका नाम क्या है, मैंने अपना नाम बताया, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये वो, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप भी आपके लोग सुनेंगे। वो डेपुटेशन के लिए नॉर्मल आर्मड फोर्स ज्वाइन कर ली उन्होंने। आर्मड फोर्स के बाद कुछ टाइम होता है, विदिन 5 ईयर 4 ईयर के बाद वो इंटेलिजेंस विंग को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए डेपुटेशन। उनके स्किल इंटेलिजेंस में बहुत तगड़े लगते हैं, लगता है लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट है। फिर आरएनडब्ल्यू अपना कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, चाहे आईबी हो, चाहे एमआई हो, चाहे ये आईबी हो, एक साथ जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, सब चीजें करते हैं, तो आपस के अंदर वो कर सकते हैं। एक नॉर्मल प्रोसीजर है भाई चीजें करने का। राइट। सर अभी आपके हिटमैन करियर की थोड़ी सी बात करते हैं, राइट। मतलब एक ऐसा रोल जो मेरे ख्याल से लाइक मैं तो जिंदगी में किसी भी हिटमैन को नहीं मिला हूं आज तक, राइट, और मोस्ट ऑफ द लोग नहीं मिले रहेंगे जो भी हमारे दर्शक है। तो आपके ऊपर, बिकॉज आपने स्नाइपिंग का काम किया है, आप रॉ के सीक्रेट हिटमैन रह चुके हो, तो आप पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे, ठीक है, लिस्ट है। उनमें से आपने कुछ जो एलिगेशंस लगे आप पे वो आपने कवर किया दूसरे पॉडकास्ट में, लेकिन मैं उस लिस्ट में से कुछ नाम लेके आया हूं। जैसे नेपाल में एक बिजनेसमैन थे जमीन शाह करके, राइट, तो उनके असैसिनेशन का आप पे ब्लेम लगा था, बिकॉज वो जो शॉट था वो काइंड ऑफ ऐसा था जो आप मार सकते हो। तो इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या
क्या ये आपका इसमें रोल था और क्या उसकी ओवरऑल एक बेसिक स्टोरी थी? देखो सर, एक्चुअली क्या है, इस टाइम ये अभी क्यों ज्यादा हाईलाइट हुआ, ये कुछ टाइम से बहुत हाईलाइट चला जमीम शाह केस, राइट, अभी रिसेंटली अभी क्योंकि फरवरी में 2010 के आसपास हुआ था इंसिडेंट। एक्चुअली क्या है, ये हाईलाइट होने का ज्यादा रीजन है, अगर जमीम शाह को देखो, मैं नहीं कहता, इंटेलिजेंस बोलते हैं कि उनके कॉन्टेक्ट डी ग्रुप के साथ भी कंटिन्यू कांटेक्ट थे उनके, ठीक है, मतलब इंडिया के अंदर जो भी इन्फिल्ट्रेशन होना था, ये चीजें चल रही हैं, ये बहुत सारी हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बोलती है इंटेलिजेंस। और ये अभी ज्यादा हाईलाइट इसलिए हुआ, मैं आपको बताऊं कि इस टाइम नेपाल के अंदर आईएसआई बहुत एक्टिव है, सिस्टम बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। और आई जो भी एक कंटिन्यू न्यूज के अंदर पाकिस्तान न्यूज वगैरह में चल रहा है, जो मेरा नाम इसके साथ जोड़ा जा रहा है, ये टोटल आईएसआई फंडिंग कर रही है टोटल। मेरे कुछ एक सोर्सेज है जिन्होंने बताया कि अभी पाकिस्तान नेपाल में जो एम्बेसी है वहां से भी कुछ फंडिंग गई है, कुछ एक यूट्यूबर्स वगैरह को या न्यूज चैनल्स वगैरह को, कि इस मैटर में मेरा नाम को डाला जाए करके लगातार, ठीक है। तो ये टोटली आईएसआई का स्टैम है कि टोटल आईएसआई इसको मतलब एक्चुअली रॉ को बदनाम करना चाह रहे हैं, मतलब हमारे देश को, मतलब एक चीज है, क्योंकि देखो अगर ठीक है, मुझे नेपाल गवर्नमेंट के ऊपर पूरा भरोसा है, वहां के कानून के ऊपर भरोसा है, क्योंकि नेपाल हमारा पड़ोसी राज्य है सर, ठीक है, और हमारे बहुत सारे लोग नेपाल और नेपाल के बहुत सारे लोग आज भी हिंदुस्तान में काम करते हैं, तो फिर भी मिशंस में काम किया है और लाइक आपने स्नाइपिंग किया है, आप हिटमैन का काम किए हो और रॉ के एजेंट रहे हो, तो ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है? बिकॉज हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक रॉ एजेंट बेसिकली, लेट्स से कि अगर वो कोई फॉरेन ऑपरेशन कर रहा है, वो कोई टेररिस्ट लोगों के इलाके में घुस रहा है, तो वहां पे उसको एक कैरेक्टर चेंज कर लेना है, ठीक है, और एक नहीं हो सकता है, उसको 5 कैरेक्टर रखने हैं। एक दोस्त के साथ एक मुखौटा पहनना है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है, या मतलब टेररिस्ट लोग के साथ तो एक अलग मुखौटा, फिर वो अपना कोई काम कर रहा है, लेट्स से मजदूर है, तो वहां पे ताकि किसी को शक ना हो, फिर अपने सुपीरियर्स के साथ उसको एक मुखौटा रखना है। तो ये इतने सारे कैरेक्टर चेंजेस जो होते हैं, ये एग्जीक्यूट मतलब ये मेंटली कैसे किया जाता है, साइकोलॉजिकली? देखो तभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मतलब मैं 25 ईयर ओल्ड 30 ओल्ड, मैंने ये किया यूपीएससी, मुझे भी एजेंसी के लिए काम करना है, डिफरेंट मैं एमआई के लिए डबल एस कर दो, उनकी फंडिंग्स, पूरा चाइना का प्रोपेगेंडा पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ठीक है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को, ताकि नॉर्थ ईस्ट में अशांति रहेगी, नॉर्थ ईस्ट में हम लोग उलझे रहेंगे। सीआईए का भी रोल है, सीआईए का बहुत बड़ा, सीआईए मतलब एमडब्ल्यूएस मेजर रोल इसमें ज्यादा, जॉर्ज सोरोस के भी फंडिंग्स के लिंक्स कुछ मिले थे 100%, बिल्कुल म्यांमार से होते हुए पूरा। और एक्चुअली क्या है, देखो नॉर्थ ईस्ट से क्या है, गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं लोग ड्रग्स को लेके, ठीक है, जो एक गोल्डन ट्रायंगल बनता है, उसमें मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हालांकि अंदर जो आप अगर मणिपुर इंसिडेंट भी आपने देखा होगा, आपकी मणिपुर जला, उसके पीछे भी एक्चुअली क्या था कि मतलब गवर्नमेंट को, ताकि ये भी पूरा हाथ चाइना का हाथ था कि मणिपुर के अंदर इंसिडेंट रहे, वो लोग आपस में मरते रहे करके चले एक्चुअल में, क्योंकि चाइना को बहुत बड़ा धक्का लगा है, या क्योंकि ड्रग्स का बहुत बड़ा कारोबार, जो मैंने आपको बोला कि गोल्डन ट्रायंगल जुड़ता है। हाँ, एक क्वाइकेल के एसएस ब्रिगेडियर, जो खुद को एक ब्रिगेडियर बताते हैं, जो भी रेवोल्यूशन ग्रुप है या इंसर्जेंट ग्रुप है, तो वो एक उनकी तरफ से ये पॉइंट है सर कि भाई इनको मारने के पीछे मतलब कि मेरा हाथ रहा है करके, लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने आपको सेम बोला सर, उनका काम है बोलना, अगर कोई भी चीज तो एविडेंस रखे ना सर। और चीजें ये है सर, देखो चाहे वो मैंने मारा हो या किसी और ने मारा हो, है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, जो भी गलत करेगा, अगर इस देश के अंदर अशांति फैलाएगा हमारी मतलब हिंदुस्तान की धरती में, वो तो मरेगा, चाहे उसको जिसने भी मारा हो दुनिया में, कोई ना कोई मिस्टर इंडिया, बिल्कुल कोई ना कोई तो मारेगा, मिस्टर इंडिया होगा कोई, चाहे वो हमारे देश में हो या इस दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो हमारे देश के लिए गलत भी सोचेगा, जिसकी वजह से हमारे देश की जान और माल को नुकसान हो रहा होगा सर, वो दुनिया के जिस भी कोने में होगा, कोई ना कोई उसे मारेगा सर। राइट। अच्छा सर, नाइला कादरी जो कि बलूचिस्तान में एक बहुत ही पावरफुल वुमेन है, लाइक मतलब पूरे वर्ल्ड में वो एक बहुत ही पावरफुल वुमेन में से एक है, तो आप पर यह आरोप लगता है कि आप मतलब वो आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, राइट? तो उसमें रॉ का बलूचिस्तान को सपोर्ट करने का एक एंगल आ जाता है, उन्होंने आपके बुक्स को भी प्रमोट किया है, राइट? तो ऐसे बुक प्रमोट कौन करता है अगर सपोर्ट नहीं है तो? नहीं सर, ऐसा देखो, मैंने आपको बलूच का तो पहले से बताया ना कि बलूच तो पूरा आईएसआई ने बलूच के अंदर क्या हाल कर रखा है करके। पूरी कोशिश करिए, लेकिन आर्यन खान को जेल में मत डालिए, उस पर नरमी करिए, तो शायद उनको कुछ चीज मालूम थी जेल के बारे में जो किसी को नहीं पता, एक सिविलियन को नहीं पता। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जेल में अक्सर आपने क्या नजारा देखा? दूसरी चीज, क्या वहां पे टॉर्चर होता है क्या? जो नॉर्मल रॉबरीज हो जाते हैं या फिर क्रिमिनल्स आते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है क्या? सर जेल क्या है, देखो मैं आपसे ये बोलूं कि यार आपको 3 क्रिमिनल लोगों के साथ 2 दिन रहना है, नॉर्मली घर में आप रह लोगे? नहीं रहोगे ना, नहीं। आपको तो आप हजारों लोगों के साथ रहना है भाई, राइट? आप सोचो ना, आप और आपको ये भी नहीं पता कि मैं कब निकलूंगा करके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला 2 दिन रुकने के लिए आपको ये हो गया, और आपको ये नहीं पता मैं वापस कब आऊंगा करके, ठीक है? और आपको पता मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ के बारे में दुनिया को कुछ भी नहीं पता है सर, जेल के बारे में। वहां सभी क्रिमिनल है, आप किसी अच्छाई की उम्मीद कर सकते हो? आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहां लोगों ने रॉबरी कर रखी है, लोगों ने चोरी कर रखी है, लोगों ने अपहरण कर रखी है, लोगों ने रेप करे हुए हैं, ठीक है, लोगों ने ब्लास्ट कर रखे हैं, तो आपको क्या लगेगा उनमें? आप ये थोड़ा चाहोगे यार, आप किससे मदद मांगोगे? अब आपको उन्हीं के साथ रहना है, तो पहले तो आप ये सोचो कि आपके बगल में कोई सो रहा होगा, आप बोलोगे भाई नाम है पूरे जो 200 टॉप वर्ल्ड के स्नाइपर्स है, उस लिस्ट में आपका इकलौता एक नाम है इंडिया की तरफ से, राइट? तो वो क्या हुनर होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से, और डिफरेंशिएशन क्या करता है बाकी कमांडोज में? बिल्कुल सर, देखिए कभी भी क्या है, एक सोल्जर, दुनिया का कोई भी सोल्जर हो सर, वो एक ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता,
एक सोल्जर ही है Yes, सर। उनके अपने है ना? special उनके abilities। स्पेशल है। एक सोल्जर जब एक आम आदमी से, एक सिविल से एक सोल्जर बनता है, हाँ। एक सोल्जर, एक स्पेशल फोर्स, एक स्नैपर हाँ। है, तीनों सोल्जर। हाँ। ऐसा नहीं, मतलब अगर आप तीनों को बोले तो तीनों एक सोल्जर है। वैसे कैसे हैं सर? फॉर एग्जाम्पल एक लड़का, वैसे समझाता हूँ ताकि व्यूअर्स आराम से समझ सके सर। Right। एक लड़का ग्रेजुएशन करता है आराम से, हाँ। हर आदमी एक, किसी ने एमए किया, किसी ने बीए किया, बीएससी किया, एमकॉम किया, एक नॉर्मल। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ स्पेशल करता है फिर वो, हाँ। कि यार कहता है मैं साथ में बीटेक करूंगा, मैं ये करूंगा, हाँ। वो एक स्पेशल डिग्री लेके आता है। जब भी एक सोल्जर होते हैं, पहले सब एक सोल्जर हुए, सोल्जर होने के बाद क्या होता है, एक लड़का बोलता है नहीं मैं कमांडो बनूंगा करके। हाँ। फिर वो एक सोल्जर ट्रेनिंग के बाद क्या करता है, वो एक अलग से ट्रेनिंग लेता है, जिसके लिए मतलब लाखों लोगों में से हाँ। कुछ एक लोग सिलेक्ट होते हैं। Okay। है तो सारे सोल्जर्स, हाँ। आर्मी ट्रेनिंग सबने ली है। सपोज करो कि इंडियन आर्मी की हर रेजिमेंट से, एक रेजिमेंट में सपोज करो कि 600-700 लोग हैं, उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होता है। ऐसे हजारों लोग पहुंचते हैं। अब वो हजारों लोग बोलते हैं हमारे को स्पेशल फोर्स में जाना है। अब जहां वो नॉर्मल पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, अब वो 40 किलोमीटर रनिंग करते हैं सर। बाप रे। वो भी 18, 20, 25 केजी वेट के साथ। बाप रे। पहले 5, मैं दुनिया में बहुत बेस्ट फाइटर बन जाऊंगा, हाँ। लेकिन मुझे मेरा एनिमी नहीं मिल पाएगा। राइट। टारगेट मिलना इस दुनिया में सबसे मुश्किल है, और टारगेट एक ही बार मिलेगा सर। अगर आप वो चूक गए तो फिर आप दोबारा कभी नहीं मार पाओगे। राइट, बिकॉज ये सब जो लीडर्स होते हैं ये बहुत ही हेवीली फोर्टिफाइड होते हैं, मोदी, मतलब आपको- सामने आते ही नहीं है। आपको कभी नहीं, मैंने आपको एक ही लाइन बोला ना कि फायरर बनना आसान है, हाँ। टारगेट मिलना मुश्किल है। राइट। तो तीनों के अंदर जो नॉर्मली तरीके से बता पाया, तो धीरे धीरे जैसे एक नॉर्मल एक स्टूडेंट अलग अलग डिग्री लेता है, तो सेम वही चीज है सर बनने के लिए। तो सो आपने जब मिलिट्री ज्वाइन किया था तो उधर से ही आपका सिलेक्शन हो अलग गया अलग था कोर्सेज स्नाइपर के लिए? अलग अलग कोर्सेज, हाँ बिल्कुल, स्नैपर के लिए कि भाई स्नैपर भी करना चाहिए करके तो कोर्सेज। इसके लिए क्या फोकस रिलेटेड, कुछ मेडिटेशन रिलेटेड या ऐसा कुछ एक्सरसाइज होता है? बिल्कुल, बहुत पूरी एक्सरसाइज होती है सर। Okay। आपका हाथ कंपन नहीं करना चाहिए सर। अगर हम हाथ भी पकड़ के रखूंगा तो आपका हाथ आधे घंटे तक भी कंपन नहीं करना चाहिए एक जगह से। Okay, ठीक है, आपका मतलब- हाथ बिल्कुल कंपन नहीं होना चाहिए। ठीक बाप रे है, बाप। आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रिगर कितनी देर तक दबेगा करके। हाँ। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर सपोज करो आप किसी जगह पर, मैंने पोजीशन लेकर बैठा हूं मैं, हाँ। तो मेरे में इतनी ताकत हो, इतनी वो हो सर, मैं कम से कम 5 घंटे 6 घंटे उस पोजीशन में तो रह लूं, राइट। है ना। क्योंकि एक बार आपने पोजीशन बना ली, आपको शुरू में पोजीशन बहुत आरामदायक लगेगी, हाँ, हाँ। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो वही पोजीशन आपको हार्ड लगने लग जाएगी। शायद मैं इसी सोफे में बैठा हूं, Right। तो मुझे 6 घंटे के बाद तो सोफा भी हार्ड लगने लग जाएगा। बात सही इतना है। कंफर्ट, अभी तो कंफर्ट लग रहा है, लेकिन 6 मैं 4 घंटे घंटा गाड़ी चलाता हूँ तो कि पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, हाँ। मतलब हाँ। 5-6 केजी वेट के साथ बीपीटी दौड़ते थे। अब वो 40 किलोमीटर दौड़ते, तो चेंज हुआ सर उसमें। हाँ। एक नॉर्मल सोल्जर से वो स्पेशल फोर्स के बंदे गए। पहले एक आदमी आरओपी के लिए जाता था, ऑपरेशन के लिए जाता था, अब एक स्पेशल फोर्स के अंदर चला गया तो महीने भर ऑपरेशन कर रहा है बाहर से जंगलों में। हाँ। ठीक है, वो आदमी 15-20 हजार फीट की हाइट से जंप ले रहा है प्लेन से। ओके। ठीक है, हाँ। और एक स्पेशल बना ना सर, एक डिफरेंट हो गया सोल्जर से। मैंने आपको क्या बोला, कहाँ 5 किलोमीटर, कहाँ 40 किलोमीटर की रनिंग। अगर आप 40 किलोमीटर, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप बाइक में भी जा रहे होंगे ना सर, तो 2 बारी तो आपकी कमर फिर भी थक जाएगी यार, 2 बारी एक बार होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ एक लड़का 40 किलोमीटर दौड़ता है सर, बाप रे। समझ सकते हो, उसके पैरों के नीचे आग जल जाती है, सॉक्सों में आग जल जाती है, सोच छाले लो। पड़ जाते हैं। छाले पड़ जाते हैं वो, मतलब तभी एक स्पेशल, मतलब ये डिफरेंट हुआ एक। Right। अब आ जाता हम स्नैपर के ऊपर सर। हाँ। पहले मैं आपको स्नैपर का वैसे समझाऊं कि जब भी एक सोल्जर, कि मैं फायरिंग रेंज पर हूं अभी नॉर्मली, और मैं फायरिंग कर रहा हूं, बहुत तेज हवा आई है, हाँ। तो मुझे लगा हवा आई है, चंद सेकंड के लिए मेरी आंख तो टारगेट पर है, हाँ। लेकिन मेरा माइंड कहां चला गया, हवा पर चला गया। राइट, तो मेरा क्योंकि जो हवा का झोंका है ना। हाँ। लेकिन एक स्नैपर का, जब एक स्नैपर बनता है सर, हाँ। तो उस दुनिया में कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बगल में एक आर्टिका फायर आके गिर जाए, हाँ। उसकी आंख और उसका माइंड एक ही जगह होता है, आप उसको नहीं तोड़ सकते। उसका फोकस एकदम Focus। लेजर शार्प होना चाहिए। दोनों एक ही जगह पर सर। हाँ, हाँ। मतलब टारगेट के ऊपर आपकी आंख तो है ही, हाँ। लेकिन दिमाग भी आपका टारगेट के ऊपर ही है, आपका ध्यान भी आपके टारगेट के ऊपर है। इस चीज को लाने के लिए सालों लग जाते हैं सर। अब लेट्स से सर टारगेट मूव हो रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? नहीं, टारगेट मूव होगा, एक स्नैपर को पता है कि टारगेट कितनी स्पीड से चल रहा है, हाँ। हवा में नमी कितनी है, हवा की स्पीड क्या है, एवरीथिंग एक स्नैपर को पता है, अपने अच्छा। टारगेट को सेट तो करना, क्या अपने guns gun को- में ऐसे guns कुछ में होता है equipments? उसमें, बिल्कुल Okay, उसके ऊपर जो भी साइट्स वगैरह होती है उसमें एवरीथिंग दिया होता हाँ, है हाँ। कि सपोज करो कोई मूव कर रहा है कोई टारगेट, हाँ। और टारगेट अगर सपोज करो कोई गाड़ी है और 100 की स्पीड से चल रही है, हाँ। अब 100 की स्पीड से चल रही है और आपका जो एनिमी है वो 1000 मीटर दूरी पर है एग्जांपल के लिए, हाँ। उस 1000 मीटर की गोली को तय करने के लिए भी टाइम लगेगा ना सर। हाँ। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर हेड पर ही मार रहे हो तो हेड पर ही जाएगी, क्योंकि आपकी गोली गाड़ी की स्पीड भी है। Right। तो सारा एलिवेशन और ड्रम के अंदर पूरा एवरीथिंग गन के ऊपर सेट है, वो एक स्नैपर करता है पूरा का पूरा। Okay। एक स्नैपर को पता होता है कि क्या चीजें करनी है करके। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, स्नैपर के लिए बहुत एक ही लाइन है इस दुनिया में कि एक अच्छा फायरर बनना बहुत आसान है सर, हाँ। लेकिन एक अच्छा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा है नहीं कि हम लोग, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बलोच को सपोर्ट करता हूँ या वो चीजें करता हूँ। तो नाइला कादरी मैम को मेरी बुक अच्छी लगी होगी सर, तो देन उन्होंने किया, वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है सर। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपके स्नाइपर वाले करियर की। 1500 मीटर दूर से, 1500 मीटर से एक हेडशॉट मार देना एक अपने आप में एक स्पेशल लेवल का स्किल है। तो ये जो स्किल होता है, एक स्नाइपर का स्किल है, इसको अगर हम कंपेयर करें किसी भी एक आम मिलिट्री पर्सनल के साथ, तो जैसे समझ लीजिए कि कोई आर्मी वाला बंदा हो गया, या फिर लेट से कोई स्पेशल फोर्स हो गई, है कि नहीं, कमांडो हो गए, तो इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब एक स्नाइपर में ऐसी क्या एबिलिटी होती है वो उसे किसी दूसरे मिलिट्री पर्सनल से डिफरेंशिएट करती है? क्यों
क्या देखा जाता है और क्या हुनर होना चाहिए एक स्नाइपर में जिसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है? आपके केस में जैसे आप फॉर एग्जांपल लाइक आपका आई थिंक इकलौता तो फिर मेरी ट्रेनिंग सही नहीं थी सर। सो मतलब बेसिकली सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, और कि मेरे एनिमी को मतलब जितना मुझे मेरे एनिमी से खतरा है उससे कई गुना खतरा उस एनिमी को भी मुझसे है। हमें लगता है कि मेरा एनिमी करके है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं कि मुझसे ज्यादा उन्हें दिक्कत है। हमेशा वो चाहते होंगे यार ये लक्की बिस्ट हमेशा दूरी रहे करके। सर आपका एक डायलॉग है बहुत आइकॉनिक बनाओ कि मुझे बस 3 सेकंड लगते हैं एक इंसान को खत्म करने के लिए। तो सर ये एग्जैक्टली 3 सेकंड में एक इंसान को कैसे खत्म किया जा सकता है? सर देखो, हाँ ये बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं सर, 3 सेकंड 30 सेकंड 3 सेकंड। अब मैं उसको आप चलो 1 मिनट में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं यार मरने में तो इतना टाइम लगेगा, गला दबाएंगे तो उसमें भी कम से कम अच्छी नहीं आती है बस। तो उस सिचुएशन में हम पूरी कोशिश करते हैं कि एनिमी के नजदीक तक पहुंचने की, और हम एनिमी को हाथ से किल करते हैं, हैंड असॉल्ट, ताकि हैंड इज ऑन, ना कोई गन की आवाज ना कुछ, उसको बोलते हैं साइलेंट करना, संतरी को साइलेंट करना। और मैं आपको ये बताऊं, जैसे लोग बोलते हैं कि यार 3 सेकंड कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं उन्हें ये नॉर्मल तरीके से समझाता हूं। एक आदमी को हाइट में खड़ा करना, ठीक है, 8-10 फुट की हाइट में खड़ा करना, उसके गले में फांसी का फंदा डालना, उस बंदे को जब जंप करके नीचे मरेगा ना, वो बंदा माइक्रो सेकंड में मरेगा, उसको सेकंड भी नहीं लगेगा, उसकी बोन का कनेक्शन टूट जाएगा, वो दम घुट के नहीं मर रहा है। राइट। जब वो एकदम से झटके से आएगा तो उसका तोड़ देगा, पूरा स्पाइनल कॉर्ड स्नैप कर देगा। तो जो लोग 3 सेकंड बोल रहे हैं, इसमें 3 सेकंड भी नहीं लगते हैं, माइक्रो सेकंड लगता है आदमी की गर्दन को तोड़ने में। जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है ना कि यार सर इतना टाइम कैसे लगेगा। मैंने उदाहरण दिया कि जब हाइट से एक आदमी जब नॉर्मल फांसी लेता है तो उसको तड़पने में 15-20 सेकंड, मजबूत आदमी हुआ तो 1 मिनट के लिए भी तड़प के मरेगा। लेकिन जब एक आदमी जंप करके मरता है, जैसे जब कभी किसी को जेल में फांसी दी जाती है तो ये कोशिश की जाती है कि वो आदमी तड़पे ना और चंद सेकंड में ही खत्म हो जाए। जब जंप लोगे तो तोड़ देगा पीछे का, तो उसमें माइक्रो 1 सेकंड भी ज्यादा है, खट उसी टाइम आदमी खत्म। सेम सिचुएशन वही होती है जब आदमी को किल करने जाते हैं तो उसकी बोन को तोड़ देते हैं सर। राइट। तो सर इसको मतलब जैसे सेकंड्स ऐसा मुंह दबा के गर्दन टेढ़ी, उसको मतलब वो पूरा ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। और उसको लोग ट्राई ना करें भाई, गर्दन लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है, आपसे होगा भी नहीं, जिंदगी भर हॉस्पिटल में रहेगा सामने वाला आदमी। तो बहुत सॉफ्ट है, कोई मजाक भी ना करे चीजें करने का। सिर्फ ये सीक्रेट एजेंसीज अपने दुश्मन के साथ करेंगे। नहीं, उसके लिए भी ऐसा नहीं है, उसके लिए भी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको ऐसा लगेगा गर्दन टूटेगी नहीं, जिंदगी भर के लिए अपाइज ना हो जाए, कहीं ना मर ही पाएगा ना कुछ होगा, तो ये चीज ना करे भाई कोई भी। तो उसके लिए भी कंटिन्यू उसको बोलते हैं यूएसी, अनआर्म्ड कम्बाट। हमारी एक फाइट होती है, इसको यूएससी की फाइट बोलते हैं, अनआर्म्ड कम्बाट बोलते हैं। उसमें दिखाते हैं कि हम एनिमी को कितने तरीके से मार सकते हैं सिर्फ हाथों से, और ये तो उसकी पूरी एक तरीका है। तो मैं ये बता दूं, इसकी ट्रेनिंग चलती है 6 महीने तक लगातार, और डेली हम लोग 3-3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। हम 3-3 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं, तब 6 महीने में हम लोग आते हैं लाइन में आकर। जब हम परफेक्ट बनते हैं तो वीडियो सुन के ना करें। और वो 3 सेकंड वाला भी क्लियर हो गया होगा लोगों को कि कैसे सेकंड्स लगते हैं। मैंने कहा माइक्रो सेकंड लगता है आदमी को मारने में यार। ये है। राइट। चलो अभी बात करते हैं आपका रोल एज एन एनएसजी एजेंट। प्राइम मिनिस्टर्स को और बहुत सारे हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी कवर आपने प्रोवाइड किया है। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के भी एकदम करीब उनको सिक्योरिटी कवर आपने प्रोवाइड किया है। तो ऐसे केसेस में जैसे हमने मूवीज में देखा है और इवन हमने लाइव भी देखा है, जब भी किसी लीडर के असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया जा रहा होता है तो लिटरली जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो सीधा बुलेट के सामने कूद पड़ते हैं ताकि मेन लीडर को कुछ ना हो। बिल्कुल। तो इसका मतलब काइंड ऑफ ये तो एक जैसे एक सुसाइड मिशन है कि आप मतलब जान रहे हो कि भाई अगर सामने वाला कोई फायरिंग करेगा तो मेरे को उसके सामने कूदना है, बिल्कुल, ताकि पीछे वाला बच सके। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? मतलब एक इंसान को एक ऐसे सुसाइड मिशन में जाने के लिए कैसी ट्रेनिंग होती है कि भाई आप अपनी जान दे दो किसी थर्ड पर्सन को बचाने के लिए? तो ये आपने बिल्कुल सही बोला सर गौरव जी। तो एक्चुअली क्या है, अभी हम यहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये आपकी जगह है एग्जाम्पल के लिए, है ना। अभी सपोज करो यहाँ पर कोई हॉस्टेज सिचुएशन आ जाती है, कोई टेररिस्ट सिचुएशन आ जाती है, तो आप यहाँ से भाग जाओगे, हम लोग भाग जाएंगे यहाँ से। आपकी बहुत कीमती चीज है, लेकिन आपको क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, जाना तो जाना है, पूरा एरिया खाली हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ सोल्जर आएंगे सर, और आपको जगह खाली करके देंगे। और आपको पता है वो ये जो जगह है, उन सोल्जरों का इससे कोई रिलेशन नहीं है बेचारों का, वो शायद जिंदगी में पहले यहाँ कभी आए भी नहीं होंगे। वो अपनी जान को हथेली में देके आपकी जगह आपको करके देंगे सर। एक सोल्जर मतलब आप सोचो कि उसको ताज का एग्जांपल लो आप, उसको कोई मतलब नहीं है कि जिंदगी में कभी ताज होटल में गया भी नहीं होगा सर, उतना लग्जरियस रूम उसने देखा भी नहीं होगा, फिर भी शहीद हुए उस ताज होटल को खाली कराने के लिए। तो ये कहां से सब चीजें आती हैं? ये है जब एक बंदा ट्रेनिंग करता है ना सर। एक एग्जांपल के लिए कि हर आदमी का ट्रेनिंग है, हर ऑर्गेनाइजेशन में है। अगर एक आदमी टीचर बनता है तो टीचर की ट्रेनिंग लेता है, ठीक है। एक आदमी नॉर्मल जॉब करता है बैंक में तो भी ट्रेनिंग लेता है। दुनिया की हर चीज में ट्रेनिंग है। जब बैंक में एक आदमी जॉब करता है तो उसको पता होता है कि मुझे कंप्यूटर के आगे बैठना है, तो कंप्यूटर की ABCD से लेकर सब कुछ सीखता है।
ठीक है, एक आदमी टीचिंग के अंदर जाता है तो पूरे पढ़ाने का तरीके सीखता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मुझे अगले दिन से हर चीज को, किस चीज को हैंडल करना है, बोर्ड को हैंडल करना है और बच्चों के साथ रहना है। बैंक वाले को पता है कि मुझे डेली अकाउंट्स के साथ हैंडल करना है, ठीक है। वैसे अगर कोई आदमी नॉर्मली तरीके से, अगर एक सफाई कर्मचारी भी है, वो डेली सफाई करता है रोड के ऊपर, हर आदमी अपना काम करता है लेकिन ट्रेनिंग करता है। तो सेम इसी सिचुएशन में एक सोल्जर ट्रेनिंग करता है ना सर, तो सोल्जर की पहली, जब जिंदगी में पहली बार उसके हाथ में आती है, वो आती है गन। अब इन फ्यूचर में उसको हमेशा किसके साथ सामना करना पड़ेगा सर? गन के साथ ही करना पड़ेगा ना। एक टीचर को किसके साथ करना पड़ा, एक बैंक के कर्मचारी को किसके साथ करना पड़ा? बच्चे क्लाइंट। अब एक टीचर के सामने दुनिया का कितना भी क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन रख दो, टीचर को नॉर्मली तरीके से क्या करेगा? हैंडल करेगा, क्योंकि जिंदगी में वही कर रहा हो। एक बैंक वाले के सामने आप बोलो यार कितनी भी बड़ी अमाउंट की, भाई बैंक के अंदर आज 100 करोड़ डिपॉजिट करना है, उसके लिए नॉर्मल है, बैंक में डिपॉजिट करना है, 100 करोड़ करेगा। हम जैसे बोले कहेंगे 100 करोड़ तो हमने देखे नहीं है करके। तो एक सोल्जर के पास, मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में जब वो पहली बार एंट्री करता है तो उसके हाथ में गन होती है, उसको पता, अब उसके जहन में हो जाता है जिंदगी भर मुझे इसी के लिए हैंडल करना है। अब जो भी थ्रेट आएंगे इसी लेवल के आएंगे। एक सोल्जर के ऊपर ये थ्रेट आएंगे, उस चीज के लिए प्रिपेयर है वो पहले दिन से प्रिपेयर है कि जिंदगी में जब एक सोल्जर हाथ में गन ले रहा है सर, तो उसके ऊपर कोई यार लकड़ी से तो वार करेगा नहीं ना, लकड़ी से थोड़ा ना करेगा। अगर एक आर्मी या स्पेशल फोर्स के बंदे पर, एक एनएसजी कमांडो के ऊपर अगर कोई सिचुएशन आएगी, डेंजर सिचुएशन आएगी, आएगी, वो पूरी बुलेट की आएगी, उसके लिए उसको स्टार्टिंग से ही पता है, तो उसके लिए कोई नॉर्मल चीज नहीं है। वो ट्रेनिंग के पहले दिन से पता है उसको, फर्स्ट दिन से। तो क्यों वो सामने आ जाते हैं, उनके लिए कोई नई चीज नहीं है सर। जब उसने पहली बार जब एंट्री करी थी तो उसको उस दिन पता था कि इन फ्यूचर के अंदर मुझे इसी से निपटना है करके, यही आएगा मेरे ऊपर। उसके लिए पहले से प्रिपेयर है, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। उसको आप कहीं भी डाल दो, उसको आप रूम के अंदर एंटर करने के लिए बोलो टेररिस्ट है तब भी एंटर करेगा वो, उसको बोलो कोई प्लेन हाईजैक है तो वहां जाएगा वो, ठीक है। उसको बोला कि यार वॉर हो गया करके, कल देश का वॉर हो गया, उसको पता सामने से गोलियां चल रही है तब भी दौड़ते, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वही है सर। राइट। वो स्टार्टिंग से मिलिट्री के डीएनए में ही है, वो डीएनए में है सर। कहते हैं ना कि डिसिप्लिन। तो किसको पढ़िए यार, एक चीज मुझे ये बताओ ना कि कौन सोचने वाला है लोग, समझ रहे, मैंने कहा कि किसी जानवर को मार रहे हो ना, किसी जानवर को मार रहे हो, 15 लोग आ जाएंगे कि भाई तूने कैसे हाथ उठा दिया इसके ऊपर करके, लेकिन वो जेल के अंदर क्या चल रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ रहा भाई। तो फिर तो ऊपर से भी ऐसा कोई प्रेशर बनाता है? प्रेशर कब पड़ता है सर? प्रेशर पड़ेगा जब लोग बोलना शुरू करेंगे, जनता बोलना शुरू करेगी सर। इस एक कहावत बताई हमारे सर ने कि जब मैं ट्रेनिंग में था, बोला ईमानदार आदमी कौन है? जिसको खाने को नहीं मिल रहा। वो ईमानदार है जिसको खाने को नहीं मिल रहा है। बस। तो मतलब ये करप्शन भी यहाँ पे होगा, राइट? इधर बहुत करप्शन तो सर जेल है, तो जेल तो करप्शन ही है यार। बिकॉज एक चीज मुझे इंडिया में डेफिनेटली लाइक मतलब जितना हो सके इस चीज में इंप्रूवमेंट आना चाहिए कि बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में काफी करप्शन है। ये ग्राउंड रियलिटी है सब जगह, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ यार, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह उनको ऐसा लगता है भाई पहले तो चाहते नहीं इधर आए करके कोई, वहां बैठे। आप एक नॉर्मल बैंक से लेकर कहीं चले जाओ, वो आराम से अपने बैठ के, और वो कोई कस्टमर आता है उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब जैसे कर्जा मांगने आ गया हो है ना, ऐसे बिहेव करते कि कर्जा मांगने आ गया हो भाई, है ना। तो यहीं से आपको दिख जाएगा यार, वो चाहते हम अपने बैठे हो, चला सुबह से एक आदमी ना आए शाम तक, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे करके, क्योंकि सैलरी तो आ जानी है ना, सिविल की तरह तो है नहीं कि आप काम करके दोगे आपको इतना काम। मतलब बुनियाद, मतलब कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज से डिसिप्लिन। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, एक बाप है ना, बाप एक पिता किसी का आज के टाइम में 2024 में अपने 4 बेटों को कंट्रोल नहीं कर पाता। एक बेटा उस घर के अंदर रह रहा है, दूसरा बेटा उस घर के अंदर रह रहा है, डाइनिंग टेबल में चारों साथ नहीं आ रहे। एक बाप, वो मतलब वो बेटे जिनको बचपन से एक बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है ना, आज वो अपने पिताजी की बात नहीं मानते। 4 बेटे, 4 में से 2 मान रहे हैं, 2 नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस देश में एक जनरल लाखों की आर्मी को कंट्रोल करता है सर। वो अगर सपोज करो सामने अगर 1 लाख की फोर्स खड़ी है और उसके सीनियर ने बोल दिया कि सावधान हो जाओ, वो सावधान रहेंगे, चाहे तूफान आ जाए, बरसात आ जाए, ओले गिरे, 2 लोग जमीन में चक्कर खा के गिर जाएं तो वो खड़े रहेंगे। ये होता है डिसिप्लिन सर। एक आदमी लाख लोगों को, करोड़ों लोगों को कंट्रोल कर सकता है सर, यहाँ एक फादर अपने 4 बेटों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यही फर्क है सर डिसिप्लिन में। राइट सर। प्राइम मिनिस्टर को एसपीजी कवर मिलता है, बाकी मिनिस्टर्स को अपना ये एनएसजी कवर मिलता है, एक एनएसजी कमांडोज का। सो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हो? सर देखो एक्चुअली क्या है, पीएम सिक्योरिटी को एसपीजी कवर है, एसपीजी कवर है, और एनएसजी एक्चुअली नहीं, बाकी मिनिस्टर्स को एसपीजी नहीं मिलता सर, ऐसा नहीं है। एनएसजी भी नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी सर, इस देश की सुरक्षा के लिए। तो उसमें एक ग्रुप है जो सिक्योरिटी देता है, एसआरजी ग्रुप वगैरह, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि वो सिक्योरिटी के लिए ही बना है, लेकिन अगर कल इस देश के ऊपर कोई थ्रेट आएगा तो ग्रुप विड्रॉल हो जाएगा। एनएसजी वीआईपी सिक्योरिटी के लिए नहीं बना है परमानेंट, वो बना है सर एंटी टेररिस्ट और काउंटर हाईजैकिंग के लिए। अगर कोई स्काई में कोई प्लेन हाईजैक होता है 52 या 51, मतलब एक आतंकवादियों से निपटने के लिए, इस देश के अंदर कोई थ्रेट आता है उसके लिए बनाया हो, लेकिन साथ में वीआईपी प्रोटेक्ट कर रहा है। इस देश में हर मिनिस्टर को एनएसजी कवर नहीं है सर। इस देश में शायद जिस टाइम मैं एनएसजी में था उस टाइम 16 या 17 आदमियों का पड़ेगा। चाहे आर्मी से भी जाएगा बंदा तो उसको 3 महीने की ट्रेनिंग पास करनी पड़ेगी, जब वो पास होगा तभी डेपुटेशन रहेगा सर, ठीक है।
तो ये हो गया एनएसजी का काम। एनएसजी का मेन एक क्वेश्चन सर, जैसे Z+ सिक्योरिटी जो होती है उसमें सब में एनएसजी इंक्लूडेड ना है? ना 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 अच्छा, उसमें भी ना नहीं? ना मैंने आपको क्या बोला कि ऐसा नहीं है। okay. एक्स वाई जेड जेड प्लस, हाँ। जेड प्लस के अंदर सीआरपीएफ भी आती है, जेड प्लस के अंदर आईटीबीपी भी देती है, जेड प्लस के अंदर स्टेट पुलिस भी देती है, दिल्ली पुलिस भी जेड प्लस देती है सर। एनएसजी कवर अलग है सर। ओके, जिसको जेड प्लस एनएसजी कवर अलग होगा, राइट है ना। राइट, तो ये एक्स्ट्रा सिक्योर है। एक्स्ट्रा सिक्योर, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि देखो जेड प्लस तो जितने भी सीएम है स्टेट के हर सीएम को जेड प्लस है ना सर। जैसे महाराष्ट्र के हैं या उत्तराखंड के, सबको जेड प्लस है एवरीथिंग। उत्तराखंड के सीएम को सर उत्तराखंड पुलिस है सर, है तो उनको भी जेड प्लस ही सिक्योरिटी ना सर, ये उत्तराखंड पुलिस कर रही है सर, ठीक है। लेकिन एनएसजी कवर जिनको जेड प्लस एनएसजी कवर आएंगे सर। ओके, और लेकिन एनएसजी का मेन काम मैंने आपको बताया नेशनल सिक्योरिटी का मेन काम है सर। जैसे आपने ताज पर देखा, ठीक है, आपने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर देखा, आपने जेएन के ऑपरेशंस देखे, ये एनएसजी के टास्क हैं। अब आते हैं एसपीजी के ऊपर। एसपीजी क्या है सर? सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, पीएम सिक्योरिटी के लिए। पहले गांधी परिवार को भी एसपीजी थी, अभी विड्रॉल कर दी है। तो इसमें सो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी मिलता है? लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं है अभी, एसपीजी नहीं है शायद, सिर्फ पीएम को ही। पीएम सिक्योरिटी से। और जो एक्स पीएम होगा उसको भी रहेगा, एक्स-पीएम को भी रहता है एसपीजी से। राइट। तो और दूसरा क्या था कि एसपीजी एनएसजी से बेहतर है कह सकते हैं? वो सिक्योरिटी है सर, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है सर, उसमें आर्मी के नहीं है सर, ओनली पैरामिलिट्री फोर्सेस। ओके, ओनली सिक्योर। सर देखो, आर्मी से बेहतर इस धरती में कुछ नहीं है सर। राइट। मिलिट्री दुनिया की सबसे खतरनाक है सर। राइट राइट। और आर्मी से भी बेहतर पैरामिलिट्री, उसकी स्पेशलाइज्ड यूनिट, और एसपीजी में वो आते हैं? नहीं 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 सर, वापस कंफ्यूज हो गया। एसपीजी पैरामिलिट्री फोर्स और पैरा स्पेशल फोर्स अलग है, दोनों में कंफ्यूज है ऑडियंस को। अच्छा, पैरा एसएफ अलग हो गया, आर्मी का स्पेशल फोर्स। आर्मी का स्पेशल फोर्स है, पैरामिलिट्री के अंदर हो गया सर आपकी बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, एसएसबी हो गई, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर है सर। अर्धसैनिक बल, डिफरेंशिएशन बता सकते हैं? दोनों का डिफरेंसेस बताता हूं सर। अर्धसैनिक बल और इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी आती है डिफेंस मिनिस्ट्री में सर, ठीक है। इंडियन आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर, है ना। पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब अर्धसैनिक बल, कहने का मतलब है आर्मी किस लिए है सर? आर्मी है इस देश की सुरक्षा के लिए। राइट। किस चीज के लिए? फॉरेन पावर से वॉर हो गया तो आर्मी। और आर्मी दूसरी जगह कहां पर है? जहां पर काउंटर इंसर्जेंसी है। मेरी जैगुआर भी मुझे ऐसे लगने लग जाती है कि भाई पीठ अकड़ गया, है ना। वैसे ही होता है, ऐसे होता है ना सर। तो सोचो आप तो कहीं रेतीले जगह में बैठे हो, नीचे पत्थर है, आपको प्लेन जमीन तो मिलेगी नहीं ना यार। अगर आप दुश्मन को मारने जा रहे हो, जंगल में होगी, वहां पर आपके कान में एक मच्छर आके भी कूं 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 कर रहा होगा, थोड़ी देर के बाद एक चींटी भी आपके वहां से निकल गई होगी, ठीक है, आप अपनी पोजीशन नहीं हटा सकते ना भाई। राइट राइट। मतलब बॉडी अकड़ जाता है पूरा, मतलब बहुत मुश्किल। लगना बहुत ईजी है, लगता बहुत ईजी है, लेकिन आपको दुनिया के अंदर एक कहावत है कि इंसान को हमेशा क्या होता है कि उसकी सक्सेस नजर आती है, कि एक इंसान बहुत सक्सेस है, लेकिन आपको कभी उस इंसान के पैर के छाले नजर नहीं आते सर। अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, कोई आप भी तो सक्सेस मिलता ही नहीं। जो सक्सेस आज लोग बोलते हैं बहुत सारे कि यार ये मतलब कि भाई ये कर लिया, ये नाम हो गया, बहुत चीजें, तो मैं उनको ये बोलूं यार भाई कि मुझे आज तक अपने जीवन के अंदर, अगर मुझसे आप पूछो कि मैंने अपनी तरफ से पार्टी कब करी है, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक एक ही पार्टी करी है, जब मैंने पहली बार फोर्स ज्वाइन करी थी। उसके बाद मैंने अपने पूरे जीवन काल में पार्टी नहीं करी है सर अपनी तरफ से। टाइम ही नहीं मिला कभी पार्टी करने के लिए, कभी वक्त नहीं मिला। सो सर, आप पे इतने जो अभी एलिगेशंस लगे हैं, राइट, तो बहुत सारे दुश्मन भी होंगे डेफिनेटली, तो मतलब खतरा वगैरह ऐसा कुछ आपको महसूस होता है आपके डेली लाइफ में? और उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? बस मेरे जो इंस्ट्रक्टर रहे, जो मेरे अगर वैसे बोलो उस्ताद जिसने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई है सर। बोला देख लक्की, अगर दुनिया में पहली बुलेट अगर किसी तेरे को लगती है तब कोई बात नहीं, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई भी एनिमी है तो मुझे नहीं पता मेरा एनिमी कहाँ बैठा होगा दुनिया में, किस जगह में होगा, उसने कितनी टाइम पहले से एम लेके बैठा है। अगर उसकी पहली गोली लगती है तो उसमें चलो कोई नहीं, उसने मुझे, लेकिन अगर मुझे पहली गोली नहीं छूटती है, अगर उसके बाद मुझे दूसरी गोली लगती है जी, मतलब किसी देश का वो हिस्सा जिसको सीआई घोषित कर दिया, मतलब ये काउंटर इंसर्जेंसी है भाई, इसमें आतंक, उसको कश्मीर इशू हो गया वैसा, सीआई वहां पर आर्मी ऑपरेशन करेगी सर, ठीक है। जैसे आपने ये देखा छत्तीसगढ़ वगैरह नक्सलाइट, राइट, इसको काउंटर इंसर्जेंसी नहीं कहेंगे सर। ओके, चाहे यहाँ नक्सलाइट है, यहाँ आर्मी नहीं आ सकती ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि इंटरनल मैटर है, ये इंटरनल मैटर है सर। इसके लिए अगर नक्सलाइट का ऑपरेशन करने के लिए अगर आर्मी को बुलाना पड़ता है तो पहले इसको इंसर्जेंसी घोषित करना पड़ेगा देश को। इस देश को क्या करना पड़ेगा कि भाई छत्तीसगढ़ हो गया या दंतेवाड़ा वगैरह, ये काउंटर इंसर्जेंसी घोषित कर दिया तो आर्मी ऑपरेशन करेगी, ठीक है। अर्धसैनिक बल क्या होते हैं इस देश के अंदर, जैसे नक्सलाइट वगैरह के लिए देश को, मतलब इंटरनल अगर देश के अंदर कोई भी नक्सलाइट वगैरह, माओवादी वगैरह, उल्फा वगैरह है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो ऑपरेशंस वगैरह करती हैं सर। ओके, तो सर इसमें मतलब कि पैरामिलिट्री फोर्स बनाने का मतलब क्या हुआ, क्या ये बता सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आर्मी है। आपको चलो वो भी एक्चुअली क्या है सर, यूएन तो आपको पता है, यूएन का एक लॉ है सर कि हर देश को क्या होगा, इतनी ही आर्मी रख सकते हैं, चाहे वो भारत हो,
चाहे पाकिस्तान हो, दुनिया की कोई भी देश है, उनको यह है कि तुम इससे ज्यादा आर्मी नहीं रख सकते। कैप है। सपोज करो कि हिंदुस्तान को यह बोला है कि तुम 1,000 आर्मी रख सकते हो एग्जांपल के लिए, और पाकिस्तान को बोला है कि तुम सिर्फ 400 आर्मी रख सकते हो। इंडिया का कितना क्षेत्रफल है, इंडिया की जनसंख्या कितनी है, उस हिसाब से एक आर्मी रहेगी इंडिया के बॉर्डर्स के हिसाब से। लेकिन हिंदुस्तान एनएसजी कवर था टोटल इस देश के अंदर, ठीक है, जिनको एनएसजी जेट प्लस एनएसजी कवर होगा। देश के हर मुख्यमंत्री को भी एनएसजी नहीं है सर, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब जिनको आईबी को या आरएनडब्ल्यू को लगता है कि इस मिनिस्टर को बहुत थ्रेट है करके, ठीक है, दोनों को रिपोर्ट जाती है होम मिनिस्ट्री को और बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं हो मिनिस्टर ही हो सर, वो एक ऑर्डिनरी आदमी भी हो सकता है जिसके जाने से इस देश को नुकसान है, उसको भी एनएसजी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि एनएसजी मिनिस्टर को मिलेगी। अगर इस देश को लगता है कि आप इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके जाने से देश को दिक्कत है करके, तो आपको भी एनएसजी कवर मिल सकता है। राइट। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अश्वनी कुमार जो पंजाब केसरी के ऑनर थे, उनको भी एनएसजी कवर था सर, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत हेल्प करी थी देश की। राइट राइट। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है सर? दोनों में फर्क क्या है कि एनएसजी क्या है ना सर, मैंने आपको बताया एनएसजी किस चीज के लिए बना है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, एनएसजी के अंदर क्या कौन आते हैं? डेपुटेशन आते हैं। एनएसजी अपनी खुद की कोई पेरेंट्स कंपनी नहीं है कि मैं बोलूं कि एनएसजी पेरेंट्स कंपनी है। इस देश में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स और इंडियन आर्मी से एनएसजी में डेपुटेशन जाते हैं 3 इयर्स के लिए और 5 इयर्स के लिए, और अपना डेपुटेशन खत्म करने के बाद दोबारा अपनी पेरेंट्स यूनिट में चले जाते हैं। वो जिस भी यूनिट्स के होते हैं वापस चले जाते हैं, अपना 3 साल या 5 साल देते हैं। सो सिर्फ इसमें आर्मी से ही आते हैं? आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों से सर, पैरामिलिट्री फोर्स से भी आते हैं और आर्मी से भी आते हैं। मतलब आर्मी साइड से ही, और मतलब एयरफोर्स और वो साइड्स का इसमें कोई नेवी? नहीं, ओनली अभी आर्मी रखी है। जब तक मैं था तब तक आर्मी थी, ओनली आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से डेपुटेशन 3 इयर्स और 5 इयर्स के लिए वो अपना डेपुटेशन निकालते हैं। उसके पहले उन्हें एनएसजी कमांडो क्लियर करना पड़ता है। उसके पहले उन्हें 3 मंथ की एक ट्रेनिंग होगी जिसको पास करना। लगता है मेरी 1000 आर्मी से तो काम नहीं चल पाएगा, कल अगर कोई दिक्कत हो तो हिंदुस्तान या दुनिया का कोई भी देश, हम ही नहीं पाकिस्तान भी, तो हिंदुस्तान बोलता है क्यों ना मैं अर्धसैनिक बल खड़े कर दूं जिनका यूएन में कोई रिकॉर्ड नहीं होता सर। ठीक है, तो हिंदुस्तान ने पैरामिलिट्री फोर्सेस में बीएसएफ खड़ी कर दी, सीआईएसएफ खड़ी कर दी, सीआरपी खड़ी कर दी, आईटीबीपी खड़ी कर दी, एसएसबी खड़ी कर दी। ये सारे के सारे क्या कर दिया उन्होंने? अर्धसैनिक बल बना दिए, जिनका पैरामिलिट्री फोर्सेस बना दिया। इनका रिकॉर्ड यूएस में नहीं है, लेकिन सेम ये देश के अंदर वैसे ही काम करते हैं जैसे आर्मी भी काम करती है। ट्रेनिंग भी सेम होती है? ट्रेनिंग भी सेम ही होती है। ऐसा मतलब आर्मी और थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा 19-20 का डिफरेंट है, लेकिन चीजें हैं कि थोड़ा सा 19-20 का। क्योंकि दिक्कत क्या है, उनको एक आतंकवादियों से लड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ भी नहीं ऑपरेशन करती, सीआरपीएफ भी आतंकवादियों से लड़ती है, बीएसएफ भी लड़ती है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई देखो सोल्जर वो भी है, सोल्जर ये भी है, बस ये है कि वो आर्मी है, उनका रिकॉर्ड यूएन में है सर। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का रिकॉर्ड यूएन में नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप चले जाओ तो पाकिस्तान की रेंजर फोर्स, ठीक है, जैसे बांग्लादेश में अंदर चले जाओ तो बीडीआर वहां की है, बांग्लादेश राइफल वगैरह, ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ताकि यूएन के अंदर इस देश में हमारे को और जरूरत है और हम यूएन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यूएन की नजर में ये आर्मी नहीं है, तो इसलिए हर देश को पैरामिलिट्री फोर्स बनानी पड़ती है सर। तो सर अभी एसपीजी कवर की हम बात कर रहे थे, तो उसमें आपने क्या कहा कि पैरामिलिट्री वाले या सिर्फ पैरामिलिट्री? ओनली पैरामिलिट्री, ओनली पैरा। देखो पैरामिलिट्री ओनली एसपीजी के लिए जाती है सर, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जा सकते हैं, आर्मी के नहीं जा सकते सर। आर्मी सिक्योरिटी के लिए नहीं है सर, आर्मी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, किसी मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए आर्मी नहीं है। अगर आर्मी देखो तो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए आर्मी लगती है सर, गवर्नर के लिए आर्मी लगती है, अगर आपने देखे हो तो। ओके ओके। और अगर लेट्स से कि कोई फॉरेन जैसे ओबामा आते हैं, तो आपने एक बार ओबामा को भी कवर किया था। ओबामा आते हैं तो आपको एनएसजी दे रखी है ना, एनएसजी कवर दे रखी है, एसपीजी दे रखी है सर, वहां भी आर्मी नहीं लगेगी सर। अच्छा, क्योंकि डेपुटेशन एनएसजी में आ गए ना बंदे सर। मतलब एनएसजी भी एक फोर्स है, उसका भी नाम रिकॉर्ड यूएन में नहीं है। अब मेरी बात समझ लो, एनएसजी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर मान लो आप। वैसे आप आरआर मान लो, आरआर क्या है? प्योर आर्मी है, मतलब आरआर राष्ट्रीय राइफल आपने देखा है, तो राष्ट्रीय राइफल के अंदर भी इंडियन आर्मी के लोग ही डेपुटेशन जाते हैं विद इन 3 इयर्स के लिए। लेकिन उसको भी अगर आप भारत के रिकॉर्ड में देखो तो वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। क्यों है? क्योंकि अगर उसको आप आर्मी घोषित कर दोगे आरआर को, तो फिर जनसंख्या बढ़ गई, नंबर बढ़ गया, यूएन प्रॉब्लम करेगा सर। ये है सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट हमेशा पहले दे देता है। राइट। बढ़िया बढ़िया सर। अभी थोड़ा सा बात करते हैं आपके जेल के एक्सपीरियंस के बारे में। 4 साल आप जेल में रहे हो, आपने वो चीजें देखी है जो एक भारतीय सिविलियन सोच भी नहीं सकता। मतलब क्योंकि हमारे लिए जेल का एक पिक्चर होता है, राइट, और वो पिक्चर अक्सर हम हॉलीवुड मूवीज देखकर भी अपना एक बना लेते हैं कि अरे भाई ठीक ठाक ही तो एक कमरे में रख रहे हैं। बट इंडियन जेल की जो एक्चुअल हालत है, वहां पे जो करप्शन है, वहां पे जो मेंटल टॉर्चर और हैरेसमेंट से इंसान गुजरता है, मुझे अभी भी ये चीज मतलब याद है। जैसे कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे समीर वानखेड़े सर आए थे, तो शाहरुख खान का वो चीज लीक हुआ था, आपको पता है, मैसेजेस लीक हुए, तो बोल रहे थे कि राइट। सो मतलब इसमें फिर ऐसा नहीं होता होगा कि कोई पर्सन अगर आर्मी में है तो वो नहीं सोचता होगा मेरे को पैरामिलिट्री में नहीं जाना है क्योंकि उससे थोड़ा सा स्टेटस कम हो जाता है? पैरामिलिट्री फोर्सेस में कहा, आरआर तो प्योर वही है ना सर, आरआर तो पूरी आर्मी की ही है सर। ओनली डेपुटेशन जा रहे हैं ना सर, आप तो डेपुटेशन ही जा रहे हो ना सर, जिंदगी भर के लिए तो नहीं जा रहे हो, 3 साल के लिए जा रहे हो। राइट। ओनली 3 इयर्स के लिए जा रहे हैं आप, वापस अपनी पेरेंट्स यूनिट में आओगे आप। ठीक है, तो एसपीजी कवर क्या है सर? पीएम की सिक्योरिटी में एसपीजी कवर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि एसपीजी पीएम गोलियां फायरिंग रेंज में हम लोग खत्म करके आते हैं, जब एक स्नाइपर बनता है
तो आदमी 2-3 दिन तक लेटा रहता है एक ही जगह पर और एक बुलेट 5 मारता है सर। सबसे पहले पेशेंस, राइट मतलब एक पेशेंस। अगर आपको मैं बोलूं यार इसी सोफे के ऊपर आपको बैठे रहना है करके, तो मुझे नहीं लगता 5-6 घंटे में बोलोगे 1 दिन के लिए तो आ रहा हूं मैं, है ना। आप बिल्कुल कंफर्ट में बैठे हैं, हम तो बिल्कुल लग्जरी में, बिल्कुल एसी चल रहा है, और यहाँ सोचो कि 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, है ना, और आप रेत पर लेटे हुए हो, ठीक है, और आपको लेटे रहना है करके। अरे आपका पेशेंस लेवल, आप पागल हो गया भाई मैं। आपके अंदर क्या वो पेशेंस है कि आप 3 दिन तक लेटे जैसे एक ही जगह पर बिना हिले डुले, राइट आपके अंदर इतना पेशेंस अपने एनिमी का वेट करने का, आपका एनिमी रेंज में। और दूसरी चीज, एक स्नाइपर को दुनिया में सर क्या नजर आता है, अगर मैं तुलना करूं महाभारत से, टारगेट, सिर्फ टारगेट। बाकी उसको 100 की भीड़ नजर नहीं आती सर, उसको सिर्फ अपना टारगेट नजर आता है। अगर 100 एनिमी 25-30 सेकंड लगते हैं करके, ठीक है, मैं उसको वैसे समझाता हूं कि कभी क्या होता है जब हम लोग ऑपरेशन करने जाते हैं ना सर, जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कभी कोड ऑपरेशन करते हैं हम लोग, जब उस कोड ऑपरेशन में क्या होता है, सपोज करो कि 3 लोग अंदर बैठे हैं, हमें उन 3 लोगों को पकड़ना है या मारना है, कुछ भी XYZ, लेकिन उनका एक एनिमी बाहर क्या कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है। भाई जैसे हम लोग हैं वैसे ही दुश्मन भी है। अब दुश्मन भी तो सो नहीं जाएगा ना ऐसे इजीली तरीके से, उनका भी कोई ना कोई आदमी तो गन लेके बैठा ही होगा बाहर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में हमारी एक ट्रेनिंग होती है कि हम एनिमी के बिल्कुल नजदीक जाकर, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर हमारे गन में साइलेंसर भी लगा होगा ना, तो साइलेंसर की भी आवाज आ जाती है अंदर वाले को। साइलेंसर से जब हम फायर करते हैं तो ऐसे आवाज निकलती है, जैसे आप कभी किसी साइकिल से जब हवा निकालोगे तो आवाज आती है ना, अच्छा इतनी आना है तो पैसा किसी ना किसी को तो उन्हें भी देना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल कांस्टेबल से लेकर जेल सुपरिटेंडेंट जो भी है उन्हें देना ही पड़ेगा। ओके, सो जेल में सारी चीजें मिल जाती है, लाइक जरूरत से लग्जरी तक, लेकिन उसके लिए चार्ज उतना होता है, चार्ज बिल्कुल पैसा। तो ये लोग मतलब अगर कोई बड़ा आदमी आ जाता है अंदर तो फिर उसको फिरौती वगैरह या फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं, किस टाइप का आदमी आया करके। अब वो देखेंगे यार कोई इनसे भी बड़ा भाई आया है तो फिर तो नहीं करेंगे, ठीक है। कोई बड़ा बिजनेस टाइकॉन वगैरह आया है तो उसको बिल्कुल। मैं तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि डिपेंड करता है इंटेलिजेंस के ऊपर। एसपीजी सिर्फ इनर सर्कल में है सर, इस देश की सुरक्षा किसके हाथों में होती है, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। हम दोबारा सबसे पहले पॉइंट पर आ गए एजेंसी के ऊपर। एजेंसी को पहले ही पता होता है कि किस देश से थ्रेट है करके, उस थ्रेट को वहीं खत्म कर देते हैं सर। वो थ्रेट यहाँ तक पहुंचने नहीं देंगे, कभी इनर रिंग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएंगे सर। तो कोई भी देश के, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई भी देश सुरक्षित है या किसी भी देश के अंदर कोई घटना होती है, अगर किसी देश के अंदर कोई घटना हुई है तो मैं मानूंगा कि वो उसकी इंटेलिजेंस की वजह से हुआ, फेलियर की वजह से। अगर कोई देश सबसे सेफ है तो मैं ये बोलूंगा कि उस देश सबने क्या बोला, यार मैं तो 2 लोगों को 4 लोगों को मार के आ रखा हूँ। दूसरे से पूछा, बोला मैंने बैंक रॉबरी करी है, बोला कोने में सो रहा है, बोला क्या उसने 2 लड़कियों का रेप किया हुआ है करके, बोला उस वहां कौन सो रहा है जो अकेले में सो रहा है, बोला वो कमरे के अंदर, बोला उसने धमाके कर रखे हैं करके 200 लोगों को मार रखा है। सोचो ना आप, बाप रे, मतलब आप एक ही दिन में मतलब जैसे रॉ में काबिल ऑफिसर्स इंटेग्रिटी वाले लोग को फिल्टर करते हैं, जेल में यहाँ पे अलग फिल्टर चलते हैं जेल के अंदर। एक अकेला होगा भाई, उससे किसी को नहीं मिलने देना करके, बोला अरे अकेला इससे क्यों नहीं मिलने देना करके, बोला इसने जम्मू कश्मीर में धमाके कर रखे हैं, ये पाकिस्तानी आतंकवादी है करके, ठीक है। आपको वहां भी डिग्री, वहां पे स्टेटस होता है, वहां पे बिल्कुल। अगर किसी को ये जानना है कि वर्चस्व की लड़ाई, तो जेल से बड़ी वर्चस्व की लड़ाई कोई नहीं है सर। ओके, मतलब जेल के अंदर रियल जंगल राज है। देखो मैं आपको एक उदाहरण के लिए कि अगर आपके मोहल्ले में एक आदमी अगर किसी को चाकू मार दे और वो बाहर निकले जेल से, पूरे मोहल्ले में कॉलर उठा के चलता है, मैं बदमाश होकर के चलता है ना कि अरे मैं तो दादा अपना भाई आ गया, भाई अपना भाई है करके, ये भाई वाला भाई बन गया करके, क्योंकि इसने एक को चाकू मार के आया है, तो मतलब लोग उससे डरना। लेकिन जेल के अंदर 5000 लोगों में से 3000 लोगों ने तो हत्याएं कर रखी है, अब उनमें कौन बड़ा बनेगा। आप पे हंसेंगे अगर कोई बोलेगा चाकू मारा है, तो आई थिंक हंसेंगे, बोलेंगे चाकू मारने वाले को बोलेंगे हाँ चाकू छोड़ो सर, वहां मर्डर करे आदमी से टॉयलेट साफ करवाते हैं, तुम चाकू तो छोड़ दो। 1-2 मर्डर करे हुए आदमी से कहेंगे टॉयलेट साफ करके, वहां तो बाप बैठे हुए हैं, एक से पता क्या कितने, बोला 150 हत्याएं कर रखी है इसने। अरे बाप रे, बताओ। जेल के अंदर आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक आदमी वो भी मिलेगा जो 100 रुपए एक दिन के कमाता है, एक आदमी वो भी मिलेगा जो एक दिन के 100 करोड़ कमाता है। बाप रे, जेल के अंदर बैठ के, जेल के अंदर आपको देश के प्रधानमंत्री भी जेल के अंदर रहे सर, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन जेल के अंदर रहे, सहारा का ऑनर जेल के अंदर था, कितने 1000 करोड़ का मालिक था। आज सर हम जेल के अंदर हैं सर, तो आप देखो ना कौन कौन लोग जेल के अंदर नहीं है। अभी मालिया आएगा तो मालिया जेल के अंदर सर, क्यों नहीं, तो मोदी आएगा तो जेल के अंदर, तो इनकी इनकम तो आप खुद ही सोच लो ना। तो हर तरह का आदमी मिलेगा आपको जेल के अंदर। तो जेल के अंदर ये पैसा, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो फंक्शन कैसे करती है जेल की, क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है जेल मतलब सब चीजों से कट, मतलब यहाँ पे तो जो जेलर देगा, जो भी वहां के पुलिस वाले देंगे वही खाना है आपको, वही स्वीकारना है, और बस एक 8-10 फुट के कमरे में आपको रहना है। तो इकोनॉमी कैसे चलती है, करोड़ों रुपए कैसे लोग छाप रहे हैं यहाँ पे। देखो जेल के अंदर से बड़े बड़े गैंग ऑपरेट होते हैं। मैं तो आपको इतना बताऊं, मेरे बहुत सोर्सेज है जेल के अंदर, बहुत ज्यादा, इसलिए रखने पड़ते हैं 100%, क्योंकि उसको भाई 15 दिन रहना है, ठीक है, तो उसको थ्रेट देंगे ही देंगे। उसको पता भाई वो जेल में रह रहा है ना, उसको 2-2 उम्र का दो रखी है यार, उसको पता मैं बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। एक को नशे की दवाइयां खिला देगा, वो बोलेगा एक काम कर। एक चीज और सुनो, यहाँ लोग पहले से नशे की दवाइयां खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उन्हें भी पीटना है थोड़ी देर के बाद, ताकि दर्द ना हो करके, है ना। दबा के नशे की दवाई खाएंगे, एक को जाके ब्लेड मार देंगे, क्योंकि ब्लेड मारने के बाद चेहरे पर ब्लेड मार दिया, गर्दन में ब्लेड मार दिया, फिर जेल प्रशासन उन्हें ले जाके टॉर्चर करेगा ना, लेकिन उसके पहले से प्रिपेयर होते हैं, वो पहले से नशे की दवाइयां खा के रखेंगे ताकि असर ही ना हो करके, तो प्लान पहले से।
Right. आप मान लो 100-200 लाख क्या फर्क पड़ रहा, वो तो नशे में है भाई। सो ये जो इकोनॉमी चलती है, मतलब जेल में कितने पैसों में क्या मिलता है? बिकॉज हम तो ये सोच रहे हैं कि यार वहाँ पे खाना भी नॉर्मल, मतलब एक घटिया किस्म का खाना मिलता है। या डिपेंड करता है कि आप क्या कि कौन सी जेल में गए। हाँ। जो जेल जितनी बड़ी उसका इकोनॉमी उतनी महंगी। हाँ। ठीक है, आप एक कि अगर वहीं से ऑपरेशन होता है जेल के अंदर एक सपोज करो अगर कोई नॉर्मल किलिंग होती है, नॉर्मल किलिंग बोल रहा हूँ ना, तो टेररिस्ट मतलब एक आतंकवादी किलिंग नहीं बोल रहा हूँ, कोई टेररिज्म या कोई कैसे उसने पूरे मतलब गांधी परिवार को कैसे इंदिरा गांधी के उसमें बोला का पूरा उन्होंने, क्योंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर गए थे। केजीपी के जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, एक क्लर्क थे, एक सीनियर क्लर्क हुआ करते थे वो, ठीक है, केजीपी के एक सीनियर क्लर्क थे, और जो भी मतलब उनके जो भी ऑपरेशंस की डिटेल सारी उनके पास थी। ठीक है, तो 1995 में जब MI5 के जो हेड ने बुक लिखी थी, चीफ ने बुक लिखी थी, पब्लिश हुआ था, तो पूरी दुनिया के अंदर एक भूचाल आया था इस बुक से, कि उन्होंने बताया था कि कैसे मतलब केजीपी सीक्रेट ऑपरेशंस कैसे कर रहे थे करके। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन भी केजीपी के एजेंट बन चुके थे करके, है ना। और इंदिरा गांधी के इनर सर्कल में मैंने आपको बताया कि उनके एजेंट थे, और उनको ये भी पता था उन्हें, लेकिन केजीपी को कभी ये नहीं पता था कि लाल बहदुर शास्त्री देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे करके। उनका फोकस टोटल इंदिरा गांधी के ऊपर था सर। कि मैं छोटी सी अपने गांव, जैसे शहर होते हैं, मुंबई महंगा शहर, दिल्ली शहर, वैसा यहाँ पे ये महंगा जेल है। महंगा जेल है भाई, ये तो महंगी जेल है बिल्कुल। क्योंकि सपोज करो अगर आप महंगी जेल है, क्योंकि मैं आपको मेरा उदाहरण बता देता हूँ, यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा। मैंने 2011-12 के समथिंग में एक मोबाइल खरीदा था जेल के अंदर। तो उस मोबाइल की कीमत मोबाइल खरीदा था जेल के अंदर? जेल के अंदर मोबाइल खरीदा था जेल के अंदर। तो जस्ट मोबाइल की कीमत थी बाहर 800-900 रुपए, तो मैंने 1 लाख रुपीस में लिया था यार। अरे बाप रे, आईफोन भी नहीं था, बहुत ज्यादा टैक्स पड़ गया। तो बहुत ज्यादा टैक्स पड़ गया, लगा लो तो मुझे 1 लाख रुपीस का पड़ा वो मोबाइल। यहाँ से अंदाजा लगा लो। ओके, तो खाना वाना सब चीज पर पेमेंट, हर चीज पर पेमेंट, बिना पैसों का कुछ भी नहीं होगा जेल के अंदर। सो ये मतलब लाइक लोगों को तो मालूम है, जेलर्स लोग को मालूम होगा, तो ये अलाउ कैसे करते हैं? क्यों ये अलाउ कर रहे हैं? और इन पे किसी का प्रेशर नहीं है क्या ऊपर से? यार सर देखो, मैंने आपको बोला कि प्रेशर, देखो जेल है एक, तो पहले जेल के अंदर आप क्या, एक जेल के अंदर लोग बंद हैं आज के टाइम में, किस आदमी को पढ़िए कि जेल के अंदर क्या हो रहा है क्या जाने। हिंदुस्तान में कौन है जो जेल के बारे में जानना चाहता है? चलो यार, कहीं भी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा हो, बाहर जाके कोई लोग एनजीओ में चले जाते हैं, बोले यार, यहाँ तक कि लोग हमारे देश के अंदर जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा हो ना, लोग कहेंगे भाई जानवरों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस देश में कौन है जो जाके बोले कि जेल के अंदर करप्शन चल रहा है? मुझे बताओ, किसको पढ़ी है यार? सबको लगता है कि जेल तक पहुंच गया मतलब एंड रिजल्ट मिल गया, बस जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म, न्याय मिल गया सबको, यार न्याय मिल गया, जेल के अंदर चला गया, करना ही करना है करके। सबसे पहले तो ये चीज है यार। तो जेल के अंदर क्या है कि सबसे ये जानना जरूरी है जेल के अंदर कि कैसे गैंग्स ऑपरेट होते हैं आज के टाइम में। कंटिन्यू गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं लगातार। ये बहुत है आज एक नए लड़के के लिए, यूथ के लिए, ये सबसे पहले यूथ सुन ले यार, यूथ क्या गैंगस्टर्स को हीरो ना बनाए भाई। आप हीरो बनाओ जो हीरो है यार इस देश के, ठीक है, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें हीरो बनाओ। लोग क्या करते हैं आजकल, आप देखो बड़े बड़े गैंगस्टर्स की फोटोज ये लगा के चीजें। मैं आपको छोटी सी कहावत बताऊंगा इसके बाद ऑनलाइन में, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि गैंग कैसे बनते हैं जेल के अंदर। आज एक लड़का पहली बार जेल गया, सपोज करो मोहल्ले में झगड़ा हुआ, 2 लड़कों की झगड़ा हुआ, एक लड़के ने दूसरे लड़के को मारा, उसने पुलिस केस किया, एक लड़का जेल चला गया। पहली बार डरा है वो जेल के अंदर, फर्स्ट टाइम गया। तो जो जेल के गैंगस्टर होते हैं देख लेते हैं लड़का आ रखा है यहाँ करके, बोला इसने क्या किया? बोला सर इसने मोहल्ले में एक लड़के को मार दिया, कुछ भी मार दिया, मार के आ रखा है। पहली बार बोला हाँ। मुझे डरा हुआ है बिल्कुल करके बैठा हुआ है कोने में, तो उसको बुलाते हैं आजा करके, भाई ने बुलाया, मुझे डरा हुआ तो जाता है, तो वहाँ एक कांस्टेबल को बुलाएंगे और कांस्टेबल को बोलेंगे भाई इससे काम मत करा करके। बेचारे ने रात भर झाड़ू लगा रखा है, और वो कहेगा कांस्टेबल ने, बोलेगा ठीक है भाई। वो लड़का पहले ही देखता है यार जो कांस्टेबल मुझे सुबह से गालियां दे रहा था, लात से उठा रखा है मेरे को, ये उनको बोल रहा है साहब ठीक है करके, मतलब ये लग रहा है कि भाई कितना बड़ा है करके। पहली चीज तो ठीक है, तो पहली चीज उसका क्या होता है कि ये पुलिस, वो कहाँ देखता है, बोलता है इस पुलिस वाले की तो कोई औकात ही नहीं है इसके सामने भाई करके, और बोला पावर देख लेता है, और बोलेगा एक काम करना, हाँ बोला कि बात कर रहे हैं, जब एजेंसी की किलिंग नहीं बोल रहा हूँ, अगर एक नॉर्मल किलिंग भी होती है कहीं पर, अगर वो किलिंग नहीं खुल रही है ना, वो जेल से 2 मिनट में खुल जाएगी। जेल वालों को पहले पता होता है किसने मारा है करके, कोई ना कोई बदमाश, कोई ना कोई गुंडा होगा, सब उनके टच में होते हैं। तो जेल से क्या चीजें होने वाली हैं ये भी आपको पता चल जाता है, क्या चीजें हो रही हैं ये भी आपको पता चल जाता है, किसने किया ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कई बार बोला कि एक जेल से ऑपरेट चीज है, जेल से सारे गैंग्स ऑपरेट होते हैं सर। जेल बड़े बड़े गैंगस्टर अपने आप को शिफ्ट करके जेल चल रहा है सर, जेल से सब चीज ऑपरेट हो रही है ना सर। तो जेल सर, जेल में देखो पैसा कैसे फंक्शन होता है। जेल के अंदर क्या होता है कि जेल में जो भी बड़े बड़े भाई लोग जो लोग गैंगस्टर रह रहे हैं, उनको अपना खर्चा चलाना है, ठीक है। खर्चा चलाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, तो बाहर से थ्रेट मांगेंगे, लोगों को बड़े बड़े बिजनेस टाइकन को थ्रेट देंगे, ठीक है। अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया वो किलिंग करवा देंगे, क्योंकि उनको पता है उन्हें हमेशा जेल में ही रहना है, ठीक है। अगर उनका पैसा नहीं आएगा तो जेल कैसे काटेंगे, वो नॉर्मल खाना खा नहीं सकते, नॉर्मल तरीके से रह नहीं सकते, ठीक है। अगर उन्हें पैसा कमा डिस्टर्ब ना करे कोई, तो उसको लगता है भाई जेल तो ये चला रहा है करके, ठीक है। और शाम को बढ़िया तरीके से उसको बिल्कुल 5 स्टार होटल से खाना आ जाए। झूठ ये है कि मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डॉन हूँ, सच्चाई है गैंगस्टर की सर। मतलब सच क्या है कि मेरी बहुत बुरी तरीके से फट चुकी है, और झूठ ये है कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ,
राइट, हर मतलब गैंगस्टर मेरा क्या है? इमेज मेरे को वो बना के बना के रखना है, रखना। एक ताकि गैंगस्टर खौफ का धंधा चलते रहे। सर सुकून से बड़ा हाँ। इस दुनिया में जो सुकून है ना, सुकून, उससे बड़ा कोई दौलत नहीं है दुनिया में। बात सही है। आप अरबों रुपए कमा लो सर, आपको सुकून नहीं है, क्या करोगे? आपने खाना 2 वक्त की रोटी है ना यार, ये अब नए नए लड़के इन गैंगस्टरों को देख के हीरो मानते हैं। अरे उनके माँ बाप से जाके पूछो ना यार, आपको कैसा लगेगा कि आपके घर पर आपके माँ बाप को एक कांस्टेबल उठा के लेकर जाए। आप उस पल को महसूस करो ना कि आपके माँ और बाप चौकी के अंदर बैठे हो यार। उस पल को एक बार सोच के देखो। और पहली रात को जब उसने खाना खा रखा, उसकी दाल में दाना भी नहीं है, ठीक है, अगले दिन 5 स्टार होटल से खाना खा लेता बिल्कुल चीजें करके, उसको लगता है ये वो चीज है, वो दोस्त बोलेगा, भाई बोलेगा भाई ये गोली तेरे को भी पड़ सकती थी करके, ठीक है। उस लड़के को कुछ नहीं पता कि भाई तेरे को 2-4 लाख की बाइक दी है, तो किसके ऊपर गोली चला के आया तुझे नहीं पता। भाई ने ले लिया करोड़, ठीक है, इसका और कुछ वही नहीं। हवलदार में भी बांट दिया, हर सब, जगह पे मतलब बांट दिया। करोड़ उसने इन्वेस्ट किया 10 लाख का, 90 लाख का प्रॉफिट लिया उसने, ठीक है। ये इनका धंधा ऑपरेट चल रहा है। वो भाई के कहने से 2 गोली भी मारेगा कई बार जाके, जब वो अंदर जाएगा और भाई को ये पता चल गया कि अब ये मर्डर, इसने मेरे कहने से मर्डर भी कर लिया, हत्या करके आ गया, अब इसको उम्र कैद होनी है, भाई उसको पलट के भी नहीं देखेगा उसके बाद। अच्छा, धंधा चल रहा है सर। और हर क्योंकि लोग, क्योंकि जेल में अक्सर नॉन एजुकेटेड लोग ज्यादा आते अब हैं। उसको पता है ना यार, जिंदगी में बाहर नहीं जाएगा ये। अब उस भाई को भी ये पता है भाई कि अगर केस भी लड़ेगा, चीजें करेगा, तो 5-6 साल तो उसको लगेंगे। अब मैं 5-6 साल कहां टाइम वेस्ट करूं? वो नया आदमी करेगा कि भाई गैंग कंटिन्यू ऑपरेट होते रहते हैं, एक के बाद 2 के बाद 3। यही लड़का बाहर जाके 4 और नए गैंग जोड़ देगा कि देख भाई ने मेरे को बाइक दी है, तू भी साथ में जुड़ करके। राइट राइट, ये दलदल है पूरा। आप इस दलदल में उतर गए तो वापस मुड़ के नहीं आओगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं इसका। एक बहुत बड़े भाई से जेल में बैठा था मेरे साथ, तो मैं उसको देख के बोला, मतलब बड़ा लेवल का भाई, बहुत बड़े लेवल का, इंडिया सब जानता है। तो मैंने कहा यार भाई, उसको मैं देखा यूं करके, सब बाहर का हिसाब किताब मेरे को पता है। मैंने कहा भाई बताओ कैसा लग रहा है? तो मतलब हंसाओ, तो बोला बताओ। मैंने कहा, बोला यार सच बताओ यार, लक्की झूठ बोलूं करके। मैंने कहा मतलब समझा नहीं मैं। बोला यार देख, सच तो ये है कि मेरी फट चुकी है करके। 4 दिन वहां रहता है ना, 2-4 दिन, 2-4 दिन रहने के बाद उसको लगता है भाई कि जेल कुछ नहीं है, तो मेरे लिए ये तो 5 स्टार होटल ही टाइप है। क्योंकि उसने 2-4 दिन के अंदर उसको जेल में अलग रखवा दिया, चीजें कर दिया। अब उसके लिए भाई तो बिल्कुल एक भगवान, मतलब ये समझ लो शहर के एसएसपी से भी बड़ा भाई हो गया, ठीक है। और बोलेगा एक काम करो, वकील को बोलना, वकील को बोलो उसको केस खत्म करे करके, ठीक है, और सामने गवाही में नहीं आएगा। वकील भी बिल्कुल, अब वकील बोलेगा भाई हो गया करके चीजें, उसको लगेगा भाई तो मैं, अब उसको लगेगा भाई मैं दुनिया में कुछ भी कर लूं, भाई है, भाई है। उस दिन से वो भाई के लिए काम करना शुरू करता है। अच्छा, पहली बार फेवर्स कर लेते हैं बहुत, फेवर नहीं, उसके और लिए दिखावा दिखा दिया ना उसने कि मैं बहुत बड़ा हूं करके, मतलब मैं इतना बड़ा हूं पूछे मत। अब उसको बोलेगा एक काम कर, बाहर एक लड़की को बोलेगा, बोले इसको काम कर दो, तो बोलेगा भाई करता क्या है ये चीजें, मतलब नॉर्मली तरीके से बोला भाई कुछ नहीं हो करके, तो बोलेगा ठीक है गाड़ी, इसको एक बाइक भी दे देना करके, 2-4 लाख की बाइक भी भाई दिलवा देगा उसे। उसने जिंदगी में ढंग से स्प्लेंडर भी नहीं रखी हो 4 लाख की बाइक में, क्योंकि भाई का हाथ सर के ऊपर आ गया। अब उसको बोलेगा एक काम कर, बोले हाँ, बोला फलाने जगह जा और एक फायर मारना उसके घर पर। बोलेगा भाई ठीक है, वो जाके फायर भी मारेगा, और फायर मारने के बाद भाई उस बिजनेस वाले से ले लेगा 2-4 करोड़। 4 लाख के बदले उसने फायर मरवाया। मेरी बात समझ लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब 4 लाख के बदले 1 करोड़। लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, सीनियर आईपीएस आरएनडब्ल्यू के साथ काम कर रहे थे, हनी ट्रैप किया उनको भी हनी ट्रैप किया, सीआईए के एजेंट ने हनी ट्रैप किया उनको। तो अभी से नहीं है, ये आराम से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा सर, ठीक है। मतलब आपको पता हनी ट्रैप का क्या लेवल आप सोच नहीं सकते। वो लेवल ये है कि एक लड़की आकर आज आपसे शादी कर लेगी सर, वो 30 साल आपके साथ रहेगी, बाप रे, उसके 24-25 साल के बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी वो अपने देश के लिए काम कर रही होगी सर। आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आपको लगेगा कि यार एक लड़की ने 24 साल की शादी लड़की कर लिया, शादी कर ली, बच्चे हो गए भाई, मेरा बच्चा जॉब करता है करके, लेकिन आपको फिर भी नहीं पता चलेगा वो लड़की अपने ही देश के लिए काम कर रही है सर। हनी ट्रैप का मतलब समझ गए आप मतलब ये नहीं कर सकते कि हनी ट्रैप सिर्फ 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए कर रहे हैं, आपको पूरे जीवन के लिए आपको पता नहीं चलेगा। बाप रे। सो यू बीइंग एन ऑफिसर, आप इससे कैसे बचते हैं? सर देखो कि दुनिया के अंदर आप किसी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गर्ल्स हैं, दोस्त हैं, मेरी चीजें हैं, हम बात करते हैं, लेकिन जीतते हो तुम क्या करोगे इस चीज को लेकर? अपनी आत्मा से पूछो तुम क्या हो करके यार। और मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि यूथ को लगता है कि मुझे यार भाई हीरो बनना है, मुझे भगत सिंह बनना है, तो भाई इस देश की फोर्स को ज्वाइन करो यार, हिंदुस्तान की आर्मड फोर्स को ज्वाइन करो और लड़ो ना दुश्मनों से यार। तब आपकी माँ और बाप को भी लगे, शान से लगे, और आपकी माँ। और उस दिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 2 मौत, एक मौत आप पुलिस की गोलियों से मारे जाते हो, या आपका कोई रिवाइवल गैंग, कोई दूसरे गैंगस्टर के 2 लड़के आपको मार देते हैं, आपकी बॉडी भी घर वालों को ढंग से नहीं देते यार, ठीक है। 4 लोग आपके जनाजे में नहीं आते, और अगर आप इस देश के लिए शहीद होते हो ना, जो साला उस दिन आपको जानता भी नहीं होगा, वो कहता है मेरा दोस्त था करके, राइट, सिर्फ एक ही दिन मिला होगा, लेकिन दुनिया को स्टेटस लगा के बोलेगा मेरा दोस्त है करके। तो दोनों में फर्क देख लो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से रास्ते में जा रहे हो। राइट राइट। यहाँ पर भी एक मिलिट्री पर्सनल थे हमारे शहर में जो शहीद हुए थे, तो उनका जब भी लेके जाया जा रहा, उनकी बॉडी लेके जाया जा रही थी, पूरा
ये जो पूरा एरिया है, पूरा हमारा सिटी, कम से कम 10% सिटी, 20% सिटी, बहुत आबादी है यहाँ पे, उस सोचो सर, प्रोसेशन में। तो उस टाइम उनके माँ बाप को क्या फील होता होगा सर? उनके माँ बाप बोलते होंगे, उनके माँ और बाप बोलते होंगे कि मुझे हर जन्म में यही बेटा मिले करके। राइट, और वो जिंदगी भी शान से जिया। शान से यार सर, आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ यार कि आप जिंदगी में अगर शान से जी भी ना सको, लेकिन जब आप मरो तो शान से मरो यार। आप चलो जीना, पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, मतलब मैं पैदा कैसे हुआ हूं ये मेरे हाथ में नहीं है सर, लेकिन मरना मेरे हाथ में है। वो मेरे हाथ में, मैं कैसे मरूंगा ये मेरे हाथ में डिपेंड करता है। सर अभी बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसमें या जिस एक दलदल कह सकते हैं या ट्रैप है, जिस ट्रैप में अक्सर बहुत सारे सीक्रेट एजेंसीज वालों को फंसाने की कोशिश की जाती है, और ये हर एजेंसी में होता है, राइट। हमने ये चीज देखा था स्पाई वेब सीरीज में भी, हनी ट्रैप्स की मैं बात कर रहा हूं। तो बीइंग अ रॉ ऑफिसर, बीइंग अ रॉ सीक्रेट एजेंट, क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया कि आप पर भी हनी ट्रैप्स आजमाने की कोशिश की जा रही थी, और क्या वो दूसरे सीक्रेट एजेंसीज वाले कर रहे थे या फिर कोई और? सर हनी ट्रैप मतलब, आप जब सीक्रेट सर्विस हनी ट्रैप शब्द मतलब दुनिया ने, हर आदमी ने सुना है सर। आप बोल रहे हो कि चीज़ें, मैं अभी आपको अपना इंस्टाग्राम खोलकर दिखाऊंगा तो अभी मेरे पास 10,000 मैसेज होंगे सर, 10,000 मैसेजेस होंगे, है ना। और उस 10,000 मैसेज में से कम 100-150 तो उस टाइप के ही होंगे जो कहीं ना किसी एजेंसी से बिलोंग करती होंगी। अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 10,000 अभी भी पेंडिंग होंगे मैसेज पड़े हुए। तो हनी ट्रैप सर अभी से ही नहीं है। अगर आप यार, मैंने आपको क्या बोला कि इस दुनिया में मतलब एक पावर है, मतलब अगर ईश्वर ने एक लड़की को, औरत को बनाया है तो दुनिया के अंदर बहुत सुंदर चीज बनाई है, उससे कोई नहीं बच पाया। अरे हम तो इंसान है सर, विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी, मतलब विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी सर किसी ने। अगर मैं इससे बोलूं कि यार नहीं यार मैं भी, लेकिन एक चीज है, जंगें छिड़ गई थी बड़ी से, मतलब दुनिया के अंदर जो बड़ी से बड़ी चीज नहीं कर सकती है ना सर, बड़े से बड़ा लोग, मतलब पावर से बड़ा जो बंदूक नहीं कर पाएगी, पैसा नहीं कर पाएगा, इस ऑप्शन में हनी ट्रैप कर देगा सर। ये अभी से नहीं, अगर मैं आपको कांग्रेस गवर्नमेंट से बताऊं, हमारे कितने एजेंट, एक कोड रडार था, ठीक है, एक पोरखंड था, हनी ट्रैप, हमारी क्या कहते हैं रशिया एम्बेसी में एक को हनी ट्रैप किया। एक बहुत सीनियर डीआरडीओ ऑफिसर थे, एक डीआरडीओ, एक सीनियर आईपीएस थे सर, जो क्या एजेंट भी होंगी सर। ऐसा नहीं है कि मेरे से हमेशा एक बहुत नॉर्मल लड़कियां ही मिली अपनी लाइफ में, बहुत सारे देशों की लड़कियां भी मिली हैं, दोस्त भी रही हैं, हम मिले भी हैं, लेकिन मुझे मेरी लिमिट पता थी कि मुझे सिर्फ कहां तक मिलना है। मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी, तभी मैं आज जिंदा हूं सर। मेरे दोस्त की बॉडी में तो 18 नट बोल्ट डाल दिए थे, मतलब 80 नट बोल्ट डाले थे उसकी बॉडी के ऊपर, ड्रिल मशीन से छेद कर कर। अगर एक एजेंट, मैंने एक ही चीज सीखा है अपनी लाइफ के अंदर कि अगर मेरा अंत होगा या दुनिया का एक एजेंट मरेगा तो उसके 3 ही कारण होंगे सर। उसका पहला कारण होगा नशा, दूसरा कारण होगा लालच, तीसरा कारण होगा लड़की। अगर ये 3 कारण आपके पास नहीं है, अगर इन 3 चीजों पर आपका कंट्रोल है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती सर। राइट, लालच, नशा और नशा। हाँ, अच्छा। उन्हें नहीं पता था कि इतना बड़ा डिसीजन लेगी, वो चाहते भी नहीं थे कभी। तो सर आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था ये कॉन्वर्सेशन। ऑडियंस को तो मजा आ जाएगा, बिकॉज यही ऑडियंस को चाहिए, जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या चल रहा है, सीक्रेट वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर एनलाइटनिंग अस विद सच ब्रिलियंट पर्सपेक्टिव्स। और जाने से पहले आपका कोई फाइनल मैसेज होगा ऑडियंस के लिए? सर मैं ऑडियंस को एक ही चीज बोलूंगा कि अपनी लाइफ में भाई खुश रहो, हेल्थी रहो, ठीक है। जीवन में सिर्फ ईश्वर से मांगो एक ही चीज, सुकून। और जीवन में मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता यार कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार आपके लिए क्या बोलते हैं, ठीक है। आप जीवन में सिर्फ वो काम करो जिससे आपको सुकून मिलता है यार, बस आपके सुकून से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए सर। जय हिंद। ठीक है, जय हिंद सर। कोई लालच है ना सर, मेरी बात समझे, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से, अच्छा मतलब अपना 2 वक्त का रोटी चल रहा है, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ। एक आदमी मुझे बोले लक्की बिस्ट यार तुझे एक नया पैकेज देते हैं, महीने का 1 करोड़ का पैकेज है, 12 करोड़ का पैकेज है, साल का, आ जा। मैं अपने इस काम को छोड़ के, कहीं ना कहीं तो लालच जगाए ना मेरे को। उस 1 करोड़ ने लालच जगा दिया ना सर। ये लालच ही है ना, कि मैं आदमी लालच ही करता है दुनिया के अंदर। आप एक इंसान ने अपने गांव को क्यों छोड़ा है सर? एक छोटे से लालच में, चाहे वो जॉब का ही लालच क्यों ना, चाहे किसी चीज का हो, उस लालच को धीरे धीरे वो आगे लेके जाता है। इस दुनिया के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको अपने इंद्रियों में वश, आपकी इंद्रियां अगर आपके वश में है ना, आप पूरी दुनिया को जीत लोगे सर, कोई आपको हरा नहीं सकता। आपका दुश्मन आपके नजदीक तक नहीं आएगा। सर सीआईए का उनकी कोई गलती नहीं है, बस उनकी एक ही गलती है कि तुम उनके बेटे थे करके। बात सही है ना। कभी मतलब किसी को लगे कि यार कि भाई को ज्वाइन करना है, गैंग को ज्वाइन करना है करके, बस एक बार अपने माँ बाप की ओर देख लेना। और ये ऐसा दलदल है जिसका अंत, अरे कभी नहीं सर, कोई अंत नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे दुनिया का कोई भी गैंगस्टर बता दो यार सर, बड़े से बड़े गैंगस्टर आए चले गए यार, कौन है, कितनी लाइफ, उन्होंने किसी को यूज किया तो किसी ने उनको यूज किया। सर आप इतिहास उठा के देख लो ना यार, आप इतिहास उठा कर देख लो सर, बड़े बड़े गैंगस्टर आज अंधेरी कोठरियों में है सर।
जेल के अंदर ही कोच हूं। यार तुम खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ सकते भाई, तुम शाम को अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठ सकते। ये भी आरोप लगा है, और ये कॉन्वर्जेशन विद क्रॉली क्रो करके एक बुक है, उसमें ये आया है। ये आरोप लगा है कि हमारे CIA नहीं चाहता था कि इंडिया आगे बढ़े, राइट, बिकॉज साउथ एशिया में उसे नहीं चाहिए कोई सुपर पावर बने, तो CIA ने एग्जीक्यूशन करवाया शास्त्री जी और वो टाइम के जो एटॉमिक होमी भाभा जी। तो इसके पीछे आपका क्या इंटेल है? सर देखो, कहते हैं इसमें CIA का ही हाथ है, यहाँ तक कि अगर आप इस CIA के एक बहुत सीनियर आदमी का कन्वर्सेशन सुनोगे, उसने अपने इंटरव्यू में भी ये चीज बोली है। हाँ। ठीक है, क्योंकि वो कभी चाहता नहीं था कि हम एक सुपर पावर बने। सर अगर आप होमी बाबा का एक इंटरव्यू देखो, उन्होंने क्या बोला था कि हम विद इन 1 ईयर के अंदर हम न्यूक्लियर पावर बनेंगे करके, जस्ट उसके बाद का इंसिडेंट हो गया वो, राइट, ठीक है। उनके एक स्टेटमेंट देखो, बोला हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा न्यूक्लियर पावर बनने पर, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं कि एक प्लेन क्रैश के अंदर वो मारे जाते हैं। तो दुनिया के अंदर ये कोई इत्तेफाक नहीं है सर, ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं है कि मैं, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जितना मैंने काम किया, अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानो, तो मैं दोनों के दोनों एक नॉर्मल इंसिडेंट नहीं बोलूंगा, और मैं कहता हूं कि इसमें CIA का ही हाथ है इन दोनों इंसिडेंट्स के अंदर। राइट। सर आई थिंक मित्रों आर्काइव्स में भी इसके बारे में मित्रों के आर्काइव में बिल्कुल डेफिनेटली 100%, क्योंकि जिन्होंने मित्रों की आर्काइव लिखी है उन्होंने भी KGP से खुश नहीं थे वो, ठीक है। उन्होंने KGP छोड़कर वो इंग्लैंड में बस गए थे, और शायद 1995 में उनकी बुक पब्लिश हुई थी, आई थिंक, ठीक है। और उस बुक के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा बताया, पूरे के पूरे बुक में उन्होंने KGP के पूरे ऑपरेशंस बताए कि KGP कैसे इंडिया के अंदर एंटर हुआ। इतना बात कर रहे हैं, देखो आप सिर्फ आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है करके। जिस दिन आपने लिमिट को क्रॉस किया ना सर, उस दिन से आपका अंत शुरू हो चुका है। मुझे पता है कि यार मेरी एक दोस्त बनी है अभी, मुझे पता है कि मेरी इस दोस्त के साथ मुझे सिर्फ फोन में ही बात करना है, मैं इससे जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे इससे कितना बात करना है। एक मेरी दूसरी दोस्त है, सपोज करो, जिसको बने हुए 5 साल हो गए, मुझे पता है कि यार इससे मुझे सिर्फ कैफे पर ही मिलना है ना, मुझे इसके साथ एक कॉफी पीनी है, ठीक है, मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना, मुझे अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करना है, तब तक आप सेफ हो। जिस दिन मैंने आपको बताया कि जिस दिन आपने अपनी लाइन क्रॉस करी, उस दिन आपका अंत शुरू हो चुका है सर। राइट। सर स्पाई मूवी में दिखाया था, जो एली कोहेन के फ्रेंड होते हैं, तो उनको जब वो रात को ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो एक लड़की मिलती है सुंदर सी, एली कोहेन पे भी ट्राई करती है, 100%। वो बहुत वो सेड्यूस करने की कोशिश करती है, फिर रात को वो उसके साथ उसका फ्रेंड रूम में चले जाता है सेक्स के लिए, बिल्कुल, और वहां पे उसका कत्ल हो जाता है। तो मैंने आपसे क्या कह रहा हूं सर, लिमिट आपको पता है ना, ये लिमिट हर जगह की है दुनिया में, किसी भी चीज की। ये एक मतलब मैं हनी ट्रैप की बात नहीं कर रहा हूं, आप एक रेगुलर मतलब एक, अगर आप वाइन भी पीते हैं, आपकी लिमिट है तो मैजिशियन का काम करेगी सर, है ना। आप उसको क्रॉस करते हो तो मौत का काम कर रही है। सेम मैंने आपको बताया ना, मुझे पता है कि मुझे अपनी मेरी लिमिट कहां तक है। जिस दिन मैं वो लिमिट क्रॉस कर दूंगा, ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत सारी लड़कियां मिली हैं और मैं जानता हूं कि उसमें से बहुत सारे